new chapter, and that is shapes and patterns. Let us revise. Color the carpet according to the given color code. इस कारपेट को हमें इस कलर कोड के हिसाब से कलर करना है. कलर द ट्राइंगल्स रेड, ट्राइंगल्स में रेड करना है. सर्कल द ग्रीन, ग्रीन में सर्कल्स में ग्रीन करना है. रेक्टेंगल येलो, रेक्टेंगल में येलो करना है. और ब्लू करना है स्क्वायर्स में. टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन कितने प्रकार की होती है अब हम ये देखेंगे. लाइन्स स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन. ये हमने क्लास फर्स्ट में भी पढ़ा था कि लाइन दो प्रकार की होती है, स्ट्रेट और कर्व्ड. हॉरिजॉन्टल, लेटी वाली लाइंस को, जो ऐसे लेटी रहती हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. वर्टिकल, जो खड़ी रहती हैं उनको हम वर्टिकल. और स्लैंटिंग, जो टेढ़ी होती हैं उनको हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं. होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड टाइटली, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड. जब हम किसी धागे को ऐसे सीधा पकड़ के यूं खींचेंगे तो वो क्या होगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. होल्ड द पीस ऑफ थ्रेड लूजली, द कर्व लाइन इज ऑब्टेन्ड. और जब उसको हम थोड़ा सा ढीला छोड़ देंगे तो उसमें बीच में ऐसे कर्व्ड हो जाएंगे, सो वो क्या होगा, वो कर्व लाइन हो जाएगी. एक्सरसाइज 7.1. टिक द कर्व्ड लाइन एंड क्रॉस द स्ट्रेट लाइन. हमें कर्व्ड लाइन को टिक करना है. जैसे ये कर्व्ड है इसको हम राइट टिक करेंगे और ये स्ट्रेट है तो इसको हम क्रॉस करेंगे. सेकेंड, ट्रेस द कर्व लाइन बाय ग्रीन एंड स्ट्रेट लाइन बाय रेड क्रेयंस. हमें जो कर्व लाइन है उसको ग्रीन कलर से ट्रेस करना है और जो स्ट्रेट लाइन है उसको रेड क्रेयन से हमें ट्रेस करना है. काउंट द नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइन इन द फिगर. इस फिगर में जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन दी है वो आप काउंट करके यहाँ लिखेंगे. स्लैंटिंग यानी जो टेढ़ी लाइन है वो आप काउंट करके लिखेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उनको आप काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे. जॉइन ए टू जे विद अ कर्व लाइन. और यहाँ पे हम इस वाले में ए टू जे को कर्व लाइन से ऐसे जॉइंट कर देंगे. शेप्स, प्लेन फिगर्स, 2D फिगर्स. प्लेन शेप्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट शेप्स. प्लेन शेप्स जो होते हैं उनको हम फ्लैट शेप्स भी बोलते हैं. दे आर मेड ऑफ लाइन्स एंड कर्व्स. और वो लाइन्स और कर्व्स से बने होते हैं. रेक्टेंगल, पहली शेप है हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स. रेक्टेंगल के 4 साइड 1, 2, 3 एंड 4 एंड 4 कॉर्नर्स 1, 2, 3 एंड 4. इसी तरह से स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के भी 4 साइड होते हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 4 कॉर्नर्स 1, 2, 3 एंड 4. ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. ट्राइंगल्स के 3 साइड होते हैं 1, 2, 3 एंड 3 कॉर्नर्स 1, 2, 3. 3 कॉर्नर्स होते हैं. ओवल, एन ओवल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर्स. जो ओवल शेप होती है उसका ना कोई साइड होता है ना ही उसका कोई कॉर्नर होता है. सर्कल, अ सर्कल हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, इट गोज राउंड एंड राउंड. और सर्कल जो होता है उसके ना कोई साइड होते हैं ना कोई कॉर्नर्स होते हैं, वो राउंड राउंड गोल गोल चलता है. एक्सरसाइज 7.2. Identify the shapes in the given pictures. Write S for squares, R for rectangle, C for circle, T for triangle and O for oval. हमें शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके सामने उनकी शेप का नाम लिखना है. जैसे ये सिक्का जो है ये सर्कल है तो इसके हम सामने हम लिखेंगे C. ये मैसेज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लेटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप के हम सामने लिखेंगे S. ये ट्रायंगल है यहाँ लिखेंगे T. ये चेस है स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे S. ये अंडे जो होते हैं वो ओवल होते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे O. यहाँ ये रेक्टेंगल है, बोर्ड रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे लिखेंगे R. और ट्रायंगल दिस इज T. स्टेट ट्रू और फॉल्स. अ सर्कल हैज़ 2 साइड्स. क्या सर्कल की 2 साइड्स होती हैं? नो, सो इट्स फॉल्स. अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं, सो इट्स ट्रू. अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड. स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, सो इट्स यस. रेक्टेंगल हैज़ नो कॉर्नर. रेक्टेंगल के क्या कोई कॉर्नर नहीं होते, इट्स फॉल्स क्योंकि उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं. प्रोजेक्ट. टू प्रिपेयर अ स्लोगन, पोस्टर एंड सेव एनवायरनमेंट, कट आउट द डिफरेंट शेप्स फ्रॉम चार्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर. आपको एक सेव इन्वायरमेंट पे प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स कट करने हैं. राइट द डिफरेंट स्लोगन ऑन ईच शेप. और हर शेप पे एक डिफरेंट स्लोगन लिखना है. पेस्ट ऑल द सेव इन्वायरमेंट स्लोगन ऑन अ बिग चार्ट. और फिर उन स्लोगन्स को आप एक बड़े चार्ट पे चिपकाएंगे. योर सेव इन्वायरमेंट स्लोगन पोस्टर इज रेडी. और आपका पोस्टर रेडी है. सेव इन्वायरमेंट. हम इन्वायरमेंट के लिए को कैसे सेव कर सकते हैं? स्टॉप पोल्यूशन, save water, plant more trees, clean India,
एंड से नो टू पॉलीथीन। तो इन कुछ तरीकों से हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। सॉलिड शेप्स, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। सॉलिड शेप्स आर 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल shapes which has include faces, edges and corner। तो सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? आपने अपने घर में बॉक्सेस देखे होंगे, है ना, कोई रेक्टेंगल शेप का बॉक्स देखा होगा, कोई क्यूबॉइड शेप का बॉक्स देखा होगा, कुछ सर्कल भी देखा होगा। सो उसमें क्या होता है कि उसमें एड्स भी होते हैं, उनके कॉर्नर्स भी होते हैं और उनके फेसेस भी होते हैं। तो आइए जानते हैं, ये जो शेप है इसमें ये इसका कॉर्नर, ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके कॉर्नर है, ये इसके फेस होते हैं, इनको हम फेस बोलते हैं। और जो लाइन आपको दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन, इसको हम एड्ज बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक और शेप है जिसका ये कॉर्नर है, ये फेस है और ये इसका एड्ज है। और यहाँ पे एक और शेप, राउंड शेप बॉल है जिसका ये फेस है। लेट अस लर्न अबाउट सम सॉलिड शेप्स। कुछ हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3D सॉलिड, ये क्यूब है, इसके 6 फेस होते हैं, 12 एड्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। स्फेयर का एक फेस होता है, 0 एड्स होते हैं और 0 कॉर्नर्स होते हैं। यानी क्यूब और क्यूबॉइड जो शेप्स होती हैं उसके 6 फेस होते हैं, एड्स 12 होते हैं, कॉर्नर्स 8 होते हैं। स्फेयर के 1 फेस होता है, 0 एड्स 0 कॉर्नर्स होता है, क्योंकि स्फेयर राउंड होता है इसलिए उसमें कोई भी एड्स या कॉर्नर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब। क्यूब के 2 फेस होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और उसका 1 एड्स होता है और 1 कॉर्नर होते हैं, ये वाला। एंड नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, एक ये एक ये एक ये, और उसके 2 एड्स होते हैं और उसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। एक्सरसाइज 7.3, कलर द गिवन सॉलिड शेप्स। इन सॉलिड शेप्स को आपको कलर करना है, जो सॉलिड शेप्स हैं उनमें आपको कलर भरना है। कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। क्यूब, क्यूब के फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्यूबॉइड में फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, एड्स 12 होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं 8। नेक्स्ट इज कोन। कोन में 2 फेस होते हैं और इसका एक एड्ज होता है और एक इसमें कॉर्नर होता है। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, 2 इसमें एज होते हैं और इसके 0 कॉर्नर्स होते हैं। और स्फेयर में सिर्फ एक फेस होता है और इसके 0 एड्स और 0 कॉर्नर्स होते हैं। पैटर्न्स, अ पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, नंबर और लेटर्स। पैटर्न जो होता है वो नंबर्स का, शेप्स का और लेटर्स का रिपीटेड होता है, रिपीटेड अरेंजमेंट होता है। इफ़ द सेट ऑफ नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ सर्टेन रूल और ऑर्डर, अगर कोई भी नंबर सर्टेन रूल और ऑर्डर के साथ रिपीटेडली रिपीट हो रहा है, देन इट फॉर्म्स अ पैटर्न, तो उसे हम एक पैटर्न कहते हैं। पैटर्न हेल्प अस टू मेक ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और पैटर्न से हम एक अच्छी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पैटर्न इन शेप्स, हम शेप्स में पैटर्न देखेंगे। एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो। पैटर्न इन लेटर, लेटर में हम कैसे पैटर्न देख सकते हैं? ए बी, बी ए, ए बी, बी ए बी, ए बी सी, डी ई एफ, जी एच आई, जे के एल, एम एन ओ। सो ये क्या कर रहे हैं? ये पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। पैटर्न इन नंबर्स, अब नंबर्स में हम देखेंगे 1 से 2, अगेन 1, अगेन 2, अगेन 1, अगेन 2। सो ये पैटर्न फॉर्म होता है और इसे हम पैटर्नली करते हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर पैटर्न, अब ये नंबर पैटर्न हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। रूल, 1 इज एडेड टू द नंबर ईच टाइम। हर बार इसमें क्या रूल है कि हर बार एक नंबर ऐड होता जा रहा है। इस पैटर्न में क्या हो रहा है कि 1 में 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, 2 हुआ, 2 में 1 ऐड किया, 3 हुआ, 3 में 1 ऐड किया, 4 हुआ, 4 में 1 ऐड किया, 5 हुआ। इसी तरह से 1 इज एडेड टू द ईच टाइम नंबर, लाइक 9 है, 9 में हमने 2 लेस किया तो यहाँ पे हो गया 7, फिर 7 में से हमने 2 लेस किया, यहाँ पे हो गया 5, फिर हमने 2 लेस किया हुआ 3, और फिर हमने 2 लेस किया 1। यानी यहाँ पे कौन सा रूल चल रहा है? -2 यहाँ पे हम हर बार कर रहे हैं और यहाँ पे हम +1 हर बार कर रहे थे। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द पैटर्न्स। एक्सरसाइज 7.4, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। स्क्वायर, सर्कल, square, circle, then we have to make again a square and then a circle.
नेक्स्ट अब हम बी देखेंगे। हमें यहाँ पे लाइंस दी हैं, सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, लेकिन हमें इनकी एरोज पे भी ध्यान देना है। इस लाइन में ऊपर की तरफ एरो है, यहाँ पे जब नेक्स्ट वर्टिकल लाइन आई तो इसमें नीचे एरो है। यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे तो इसमें राइट साइड पे एरो है और इसका लेफ्ट साइड पे, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना है। सो नेक्स्ट जब हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो हम एरो बनाएंगे ऊपर की तरफ, और जब हम नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एरो है वो हम इस तरफ रखेंगे और इस तरह हम इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सी वाला। तो यहाँ पे हमें एक स्लैंटिंग, एक सीधी वर्टिकल लाइन दी है, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है, फिर वर्टिकल 3 लाइन है, फिर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यानी अब जो हमें लाइन बनानी है वो इस पैटर्न के हिसाब से बनानी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल, और कितनी लाइन बनानी है 5, क्योंकि यहाँ 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट जो आप बनानी है वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 6। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक डॉट है, 2, फिर 1 2 1 और फिर 2, और नेक्स्ट में आप फिर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक क्लाउड है, स्टार है, क्लाउड है, स्टार है, इसको आप करेंगे। फिर एक प्लेन बॉल, सर्कल, देन बॉल, सर्कल, बॉल, इस पैटर्न को भी आप फॉलो करेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। इस पैटर्न को देखेंगे 10 20 30 40 50 60 एंड देन 70 एंड सो ऑन, 1 3 5 7 9 11। इस तरह से आप बाकी का भी करेंगे। एक्टिविटी, क्रिएट योर ओन पैटर्न यूजिंग फ्यू ऑब्जेक्ट्स। आपको अपना खुद का पैटर्न बनाना है कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। ब्रिंग एंड कट लेडी फिंगर, लेडी फिंगर काटनी है। पोटैटो एंड ऑनियन, आलू और प्याज भी काटना है। डिप द लेडी फिंगर इन टू द वाटर कलर एंड मेक पैटर्न्स, और लेडी फिंगर को वाटर कलर में डिप करके आपको अपना पैटर्न बनाना है। डू द सेम विद द पोटैटो एंड ऑनियन, और यही आपको ऑनियन और पोटैटो के साथ करना है। टाइम टू रिकॉल, शेप्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट्स और कर्व लाइन। शेप्स कैसे बनते हैं, स्ट्रेट और कर्व लाइन से बनते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल्स आर फ्लैट शेप, ये सब जो होते हैं ये फ्लैट शेप्स होते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्क्वायर, सिलेंडर आर सॉलिड शेप्स, और ये सारे शेप्स सॉलिड शेप्स होते हैं। अ पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, पैटर्न जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होता है। नंबर्स और लेटर्स इन अ सर्टेन ऑर्डर, उनमें हम नंबर्स और लेटर को सर्टेन ऑर्डर में लगाते हैं। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सी शेप मिसिंग है। सर्कल यहाँ पे है, ट्रायंगल यहाँ पे है, रेक्टेंगल यहाँ पे है, तो इसमें स्क्वायर मिसिंग है, हम स्क्वायर को टिक करेंगे। चिल्ड्रन लव टू ईट आइसक्रीम इन मी, जो आइसक्रीम बच्चे खाते हैं वो कौन सी शेप के अंदर होती है, कोन के अंदर होती है, तो हम कोन को यहाँ पे टिक कर देंगे। द नेक्स्ट टर्म इज इन द पैटर्न इज, इस पैटर्न में नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ABC 1, DEF 3, GHI 5, देन JKL 7 इज योर आंसर। अ कोन हैज़ डैश कॉर्नर, कोन के कितने कॉर्नर होते हैं, कोन किस शेप में होता है, इस शेप में होता है, तो इसका कॉर्नर कितना होता है, 1 होता है। ओके, सो इसको हम टिक करेंगे। द गिवन फिगर हैज़ डैश कर्व लाइन, इस गिवन फिगर में आपको कर्व लाइन गिननी है, कितनी है, सो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे कर्व लाइन है, सो हम 5 को टिक कर देंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लुक एट द पैटर्न, पैटर्न को देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हुआ 55। इसी तरह से हम फर्दर देखेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको आप ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इनको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इनको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। टिक द करेक्ट चॉइस। आई हैव 3 फेस एंड आई एम अ स्फेयर और सिलेंडर, मेरे 3 फेस हैं, तो स्फेयर का तो एक ही फेस होता है और सिलेंडर के 3 फेस होते हैं, तो हम सिलेंडर को टिक कर देंगे। आई हैव ओनली 1 फेस, आई एम क्यूब और स्फेयर, तो क्यूब के तो 6 फेसेस होते हैं, इसलिए स्फेयर को हम टिक कर देंगे। गिवन, नेम द शेप्स इन द गिवन फिगर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इस फिगर में देखना है कि कौन सी शेप्स दी हुई हैं, इसमें रेक्टेंगल्स दी हैं, राउंड्स दिए हैं, लाइंस दी हैं, ठीक है। वाई शुड वी सल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, हम अपने नेशनल फ्लैग को क्यों सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्राउड है, हम सब उसके प्रति समर्पित हैं, इसलिए हम अपने फ्लैग को सल्यूट करते हैं। अ स्कूल डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेज टू देयर स्टूडेंट फॉर 2 वैल्यूज, दैट इज ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। Cubical gift boxes are given for honesty and cuboid
गिफ्ट बॉक्सेज आर गिवन फॉर पंचुअलिटी। एक स्कूल ने डिसाइड किया कि वो अपने ऑनेस्ट और पंचुअल बच्चों को गिफ्ट देंगे। क्यूबिकल गिफ्ट्स जो होंगे वो ऑनेस्ट बच्चों को दिए जाएंगे और जो क्यूबाइड गिफ्ट बॉक्स होंगे वो पंचुअलिटी के लिए दिए जाएंगे। फाइंड द फेसेस, कम्स एंड एड्स ऑफ ईच ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। आपको देखना है कि इस शेप में कितने फेस और कॉर्नर्स और एड्स हैं और इस फेस में कितने हैं। ग्रुप एक्टिविटी, वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड यूज योर थम्स। आपको 3 चिल्ड्रंस के ग्रुप बनाने हैं और अपने थम्स का यूज़ करना है। डिप योर थम इन डिफरेंट कलर्स, अपने थम्स को डिफरेंट कलर में डिप करना है। डैब देम ऑन वाइट पेपर एंड मेक ब्यूटीफुल पैटर्न्स, और उनको वाइट पेपर के ऊपर थम्स पे प्रिंट देने हैं और एक अच्छा सा पैटर्न बनाना है। मैथ लैब एक्टिविटी, टू री इन्फोर्स द रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स एंड देयर लिंक्स टू एवरीडे लाइफ। आपको अपने शेप्स और एवरीडे लाइफ में जितनी भी आपकी शेप्स होती हैं उनको पहचानना है और उनसे री इन्फोर्स करना है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस। एंड आई एम ऑल्सो वेल। सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 8, मेजरमेंट। लेट अस रिवाइज। ए, टिक विच इज़ द बेटर यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इन सब पिक्चर्स को हम किस यूनिट में नाप सकते हैं। सो एप्पल को नापने के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। टब को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एल पर टिक करेंगे। बकेट को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एल पर टिक करेंगे। पेंसिल को हम सेंटीमीटर में नापते हैं सो सेंटीमीटर पर टिक करेंगे। वाटरमेलन के लिए हम केजी में इसको हम मेजर करते हैं और इरेजर को सेंटीमीटर में हम नापते हैं। इन सर्कल विच इज़ हैवियर, अभी बताना है कि इनमें से कौन सा हैवियर है, ये वाली पिक्चर हैवी है या ये वाली पिक्चर हैवी है। सो देखने से ही लग रहा है कि ये पिक्चर बड़ी है और ये ज़्यादा हैवी है। नेक्स्ट, टिक द कंटेनर विच इज़ होल्ड मोर वाटर। हमें बताना है कि दोनों ही कंटेनर में से कौन सा ज़्यादा पानी को होल्ड करेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये कप है और ये जग है और जग ज़्यादा पानी होल्ड करता है तो आप जग को टिक करेंगे। मेजरिंग लेंथ, इन द पास्ट पीपल यूज टू मेजर लेंथ विद द हेल्प ऑफ बॉडी पार्ट्स। पास्ट में क्या होता था कि लोग जो है अपनी बॉडी पार्ट से चीज़ों को नापते थे। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स नहीं थी तो लोग बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। हैंड स्पैन, हैंड स्पैन मीन्स इस तरह से हाथ को रख के और लोग इस चीज़ों को मेजर करते थे। फिर क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे, अपने आधे हाथ का इस्तेमाल करके क्यूबिट का इस्तेमाल करते थे। पेस का, चलने से, अपने फुट स्पैन से और इन सब चीज़ों से पहले लोग मेजर किया करते थे। दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट विच गेव अ रफ एस्टिमेशन ऑफ लेंथ एज दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हम इनको बोलते हैं, मतलब इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि कोई इंसान का पैर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का हैंड स्पैन छोटा है, किसी का बड़ा है। सो ये डिफर होती थी, पर्सन टू पर्सन ये डिफर्स होती थी, अलग अलग होती थी, इसीलिए ये नॉन स्टैंडर्ड कही गई। टू मेजर द ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर सम स्टैंडर्ड यूनिट्स, लेकिन चीज़ों को नापने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत होती है। लेट अस रीड अबाउट देम, और अब हम इनके बारे में देखेंगे। मीटर एंड सेंटीमीटर। To have an exact measurement of length instead of an estimation. Estimation लगाने से अच्छा है हम उनकी exact measurement करें। The standard units of measurement are used. जो हमारे पास standard units है measurement की उनको हम देखेंगे। First है मीटर। Meter is used to measure longer length and centimeter is used to measure shorter length. मीटर से हम लॉन्ग लेंथ को मेजर करते हैं और सेंटीमीटर से हम शॉर्ट लेंथ को मेजर करते हैं। वी मेजर लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर, रॉड, मेजरिंग टेप एंड मीटर स्केल। हम कैसे मेजर लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? मेजरिंग टेप से, मीटर रॉड से और मीटर स्केल से। एक्सरसाइज 8.1, विच इज़ अ शॉर्टर मेजरमेंट, मीटर एंड और सेंटीमीटर। इनमें से छोटा मेजरमेंट कौन सा है, मीटर या सेंटीमीटर? तो अभी हमने पढ़ा कि मीटर बड़ी चीज़ों को नापने के लिए होता है और सेंटीमीटर छोटी चीज़ों को नापने के लिए होता है, तो हम इसका आंसर सेंटीमीटर टिक करेंगे। What is the approximate length और height of each object given below? Color the correct box. हमें बताया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिए हैं इनकी मैक्सिमम हाइट, अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी हो सकती है? लेंथ ऑफ अ बेड 75 सेंटीमीटर और 75 मीटर। 75 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और 75 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मल रहता है, तो इस बेड की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर हो सकती है, तो हम 75 सेंटीमीटर को टिक कर देंगे।
इसी तरह एक ये दीवार हमें दी है, लेंथ ऑफ वॉल इज 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर तो छोटा सा होता है क्योंकि वो हम छोटी चीज़ों में नापते हैं, लेकिन वॉल तो लंबी होती है, तो उसके लिए हम 10 मीटर का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से जो बाकी की जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं इनको आप देखेंगे। मेजरिंग वेट, वेट कैसे मेजर करते हैं। अब हमने चीज़ों को नापने के बारे में देखा, लेकिन हम वेट कैसे मेजर करते हैं अब हम ये देखेंगे। बाय वेटिंग वी कैन फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हैवी और लाइट। वेट करने से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है, कोई ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है। सिमिलर टू लेंथ वेट कैन बी मेजर इन 2 वेज। जैसे लेंथ को हमने 2 तरीके मीटर और सेंटीमीटर में नापा, उसी तरह से वेट को भी हम 2 तरीकों में नाप सकते हैं। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग फिक्स वेट्स एंड वेइंग मशीन लाइक बीम बैलेंस। हम सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वेट को नापने के लिए, और दूसरा वेइंग मशीन और बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को नाप सकते हैं। टू नो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कंपेयर इट्स वेट एंड अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम चीज़ों का नाप तोलने के लिए, उनको तोलने के लिए क्या करते हैं कि दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसका वेट जानने के लिए। ओके, टू वे of the weight of the boy we are using stones, but the stones may not be the same every time we weigh। लेकिन अभी हमने पिक्चर में देखा कि वेट को नापने के लिए, एक लड़के के वेट को नापने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल किया, बट स्टोन्स एवरी टाइम सेम तो नहीं हो सकते, वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। दस हीज वेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टोन, इसलिए उसका वेट डिफरेंट स्टोन पे डिफरेंट हो सकता है। टू गेट एग्जैक्ट वेट वी नीड फाइंड फिक्स्ड मेजर और सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसी तरह से वेट को भी नापने के लिए हमें क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। We can measure the weight of an object by using some non-standard unit like stones, marbles, etc. हम पहले यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड स्टोन्स, मार्बल्स हम यूज़ करते थे। टू मेजर एग्जैक्ट वेट स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड। फिर हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाया, दीज आर किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, जिसे हम किलोग्राम और ग्राम कहते हैं। किलोग्राम इज यूज टू वेट हैवियर ऑब्जेक्ट एंड ग्राम इज यूज टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट। किलोग्राम से हम भारी चीज़ें नापते हैं और ग्राम से हम हल्की चीज़ें नापते हैं। वी यूज सिंपल बैलेंस, बीम बैलेंस टू वे थिंग्स, और हम बीम बैलेंस का, सिंपल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को तोलने के लिए। सम पीपल नॉर्मली यूज द गिवन स्टैंडर्ड वेज एज, कुछ लोग लाइक आपने देखा होगा, कभी सब्जी लेने गए होंगे मम्मी के साथ, मार्केट में फ्रूट लिए होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के सिंपल वेज का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी तोलने के लिए, फ्रूट तोलने के लिए, है ना। और कोई चीज़ आपने दुकान से ली होगी तो वहाँ पे भी कुछ लिया है तो दाल वगैरह, आटा वगैरह, तो इन सब सिंपल वेज से हम वेट को तोलते हैं। एक्सरसाइज 8.2, What unit of measurement, ग्राम और किलोग्राम, you use to weigh these object। हमें देखना है कि इनमें से किस चीज़ को हम कौन सी मेजरमेंट से तोलेंगे। लड़के का वेट तो ज़्यादा होता है, ग्राम में तो नहीं हो सकता, तो इसको हम केजी में हम इसको तोलेंगे। एप्पल, एक एप्पल है तो वो ग्राम में हो सकता है, आधा किलो एप्पल भी होते हैं तो 500 ग्राम्स होते हैं, तो इनको हम ग्राम में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ईट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ईट तो भारी होती है, वो ग्राम में तो हो नहीं सकती, सो इसको हम केजी में हम तोलेंगे। ओके, और स्टूल भी हैवी होता है, वो ग्राम में नहीं हो सकता, तो उसको भी हम किलोग्राम में वेट करेंगे। और पेंसिल तो हल्की सी होती है, हम इसीलिए हैंड से उठा भी लेते हैं, तो इसको हम ग्राम में नाप सकते हैं। विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द वेट ऑफ योर बॉडी। अब नेक्स्ट देखेंगे, लुक एट द बैलेंस एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे वे, कि अब हमें बताना है कि यहाँ पे इनका कितना वेट है, जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं इनका वेट। फर्स्ट वाला आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले जो हमारे पास वेज दिए हुए हैं वो दिया है 1 kg एंड 1 kg, तो ये टोटल हुआ 2 kg। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 5 ग्राम्स और 200 ग्राम्स, सो ये हो गया टोटल 700 ग्राम्स। और यहाँ पे हमें 2 kg और 2 kg मैंगो दिए हैं, तो ये टोटल हो गया 4 kg। एनसर्कल द ऑब्जेक्ट विद वे मोर देन 1 kg। अब बताना है कि इनमें से 1 kg से ज़्यादा वेट किस में होगा। सो एक ब्रश में नहीं होगा, एक ये जो कैट दी है, कैट में 1 kg से ज़्यादा ही वेट होगा, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। शूज़ में भी ऑलमोस्ट 1 kg से ज़्यादा वेट नहीं हो सकता, इसको भी छोड़ेंगे हम। और एप्पल में भी एक सिंगल एप्पल में नहीं हो सकता। स्टूल में हो सकता है, स्टूल को भी हम सर्कल कर देंगे।
Activity: color the picture of the given object and write the standard unit used to measure these object. आप इन सबको कलर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इनको किस चीज़ से हम नाप सकते हैं. Measuring capacity. Capacity is the amount of any liquid that a container can hold. Capacity किसे बोलते हैं हम? Capacity बोलते हैं कि जिस कोई भी कंटेनर जिस किसी भी चीज़ को जितना होल्ड कर सकता है, लाइक कि जग, इसमें कितना पानी आ सकता है. सपोज अगर इसमें 8 ग्लास और 4 ग्लास और 4 ग्लास पानी यानी 8 ग्लास पानी आ सकता है, तो वो इसकी कैपेसिटी है. इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 ग्लास की इसकी कैपेसिटी है. इफ़ अ जग कैन होल्ड 8 ग्लास ऑफ वाटर, अगर एक जग 8 ग्लास पानी ले सकता है, दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द जग इज 8 ग्लासेस. इसका मतलब है कि उस जग की कैपेसिटी कितनी है? 8 ग्लास है. वी कैन मेजर द कैपेसिटीज ऑफ कंटेनर यूजिंग सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक कप्स, स्पून्स, बकेट्स एक्सेट्रा. और हम ऐसे ही कुछ मेजर करने के लिए कैपेसिटीज़ की कुछ और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ले सकते हैं, लाइक कप ले सकते हैं, स्पून ले सकते हैं, बकेट ले सकते हैं हम. लीटर्स एंड मिलीलीटर्स. We use standard unit like liters and milliliters to measure capacity. हम standard unit यूज़ करते हैं लीटर और मिलीलीटर, जिससे कि हम कैपेसिटीज़ को नाप सकते हैं. लीटर इज़ यूज टू मेजर लार्जर क्वांटिटी एंड मिलीलीटर इज़ यूज टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड. लिक्विड चीज़ों में जो लार्ज क्वांटिटी है उसको हम लीटर में नापते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटी जो 1 लीटर से कम होते हैं उसको हम मिलीलीटर में नापते हैं. सम पीपल यूज्ड वेसल्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. कुछ लोग जो है वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग कैपेसिटी के लिए. एक्सरसाइज 8.3. विच स्टैंडर्ड यूनिट वुड यू यूज़ टू मेजर कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग. इन सब की कैपेसिटी को नापने के लिए हम कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, आओ देखते हैं. ये एक ड्रॉप है, दवाई वाला ड्रॉप है, तो इसको हम मिलीलीटर में नापेंगे. एक टैंक है, टैंक को हम लीटर में लेंगे, आप लीटर टिक करेंगे, और जग को भी हम लीटर में लेंगे तो आप जग टिक करेंगे. गेस द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. अब जो हमें यहाँ पे ये कंटेनर दिया है बकेट, इसकी कैपेसिटी बतानी है, तो 10 मिलीलीटर, 5 लीटर, 500 मिलीलीटर या 100 लीटर. सो 100 लीटर जितना तो ये नहीं लग रहा है, लेकिन और 10 मिलीलीटर बहुत कम होता है, 500 मिलीलीटर भी काफ़ी कम होता है, और 100 लीटर बहुत ज़्यादा होता है. उसके लिए तो एक टैंक वगैरह बड़ा टैंक हो तो वो उतना होता है. सो इसको हम 5 लीटर पे टिक कर सकते हैं. विच इज़ द बेटर एस्टिमेट फॉर द कैपेसिटी ऑफ योर वाटर बॉटल. आपको अपनी वाटर बॉटल की एस्टिमेट कैपेसिटी को बताना है. हॉट्स. रीड द स्केल केयरफुली एंड राइट हाउ मच वाटर इन मिलीलीटर इज देयर इन द ईच जार. आपको देखना है और बताना है कि इस जितने भी हमें यहाँ पे जार दिए हैं, 3 जार, इनमें कितना पानी है. तो देखो यहाँ पे 200 पर मार्क है, तो ये हो गया 200 मिलीलीटर. यहाँ पे 400 पे मार्क है, तो ये हो गया 400 मिलीलीटर. और यहाँ पे 500 पे है, तो यहाँ हम लिखेंगे 500 मिलीलीटर. विच जार हैज़ मोर लिक्विड. अब किस जार में ज़्यादा पानी आएगा? सो सी वाले जार में ज़्यादा पानी आएगा. प्रोजेक्ट. टेक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स, फिल देम 1 by 1 विद द सेम जग फुल ऑफ वाटर. हमें 3 प्रोजेक्ट करना है, आपको 3 हमें चीज़ें लेनी है अलग अलग, और उसको हमें फिल करना है सेम कैपेसिटी वाले एक बर्तन से. लाइक आपने एक जग ले लिया है या मग ले लिया, उससे हमें आप उसको फिल करना है. लिस्ट द नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल्स. और हमें देखना है कि बकेट को भरने में कितना जग पानी लगा, टब को भरने में कितना जग पानी लगा, और इस पॉट को भरने में कितना जग पानी लगा, और उनके नंबर्स आप काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे. टाइम टू रिकॉल. मीटर एंड सेंटीमीटर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ. मीटर और सेंटीमीटर से हम लेंथ को मेजर करते हैं. वी मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन सेंटीमीटर एंड बिग ऑब्जेक्ट्स इन मीटर. हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को मीटर में नापते हैं और छोटे ऑब्जेक्ट को सेंटीमीटर में नापते हैं. ग्राम एंड किलोग्राम आर स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट. और ग्राम और किलोग्राम से हम वेट को नापते हैं. वी मेजर लाइट ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम. हम लाइट ऑब्जेक्ट्स को ग्राम्स में नापते हैं और हैवी ऑब्जेक्ट्स को किलोग्राम में नापते हैं. लीटर एंड मिलीलीटर आर स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग कैपेसिटी. और लीटर और मिलीलीटर से हम कैपेसिटी को नापते हैं. स्मॉल क्वांटिटीज मिलीलीटर एंड हैवी क्वांटिटीज लीटर्स. चैप्टर टेस्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन.
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक, हमें सबसे लंबी स्टिक का, आप देखेंगे ये जो स्टिक्स हमें यहाँ पे बना के दी है, इसकी कौन सी लंबी स्टिक है, कौन सी सबसे लेंदी स्टिक है, उस पर आप मार्क करेंगे। ये देखेंगे पहले वाली हमारी 4 सेंटीमीटर की है, दूसरी वाली देखेंगे 3 से स्टार्ट होकर 8 पे है, तो यानी ये 5 सेंटीमीटर की है। थर्ड वाली देखेंगे 2 से 6 पे है, यानी ये 4 है। और फोर्थ वाली देखेंगे 7 और 11 पे, यानी ये भी 4 है। तो सबसे लंबी है 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट, हमें बताना है कि इनमें से सबसे हैवी कौन सा है। ये 2 kg का बैग है, ये 10 kg का एक बॉक्स है, ये 15 kg का टीवी है और 5 kg का रेडियो है। तो ये इसमें सबसे हैवी कौन सा है, 15 kg का टीवी। द कैपेसिटी ऑफ अ मिल्क कार्टून इज मेजर इन, एक दूध वाले, आपने आपके घर पे कोई दूध वाला भैया आता होगा तो उसका आपने देखा होगा जग वग कैसा होता है ना, बड़ा सा कंटेनर होता है उसमें, तो वो किस में कौन सी कैपेसिटी क्या होती है, किलोग्राम्स में होती है, लीटर में होती है, मीटर में होती है, सेंटीमीटर में, ऑफ कोर्स उसकी होती है लीटर में, क्योंकि मिल्क जो है एक लिक्विड है और लिक्विड्स को हम लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। विच ऑफ दिस यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है। क्यूबिट, पेस, हैंड स्पैन या मीटर। सो हैंड स्पैन कौन सा होता है, मैंने बताया था हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, पहले नापने के लिए करते थे, पेस का और क्यूबिट का आधे हाथ का, पेस का पैर का, है ना। तो मीटर इसमें से स्टैंडर्ड यूनिट होती है। विच इज़ द बेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ शार्पनर, शार्पनर की लेंथ को हम कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, लीटर। सो ऑफ कोर्स छोटे सा है तो सेंटीमीटर में। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट, बताना है कि जो स्टेटमेंट दी है वो सही है या नहीं है। एन एप्पल वेज 5 मिलीलीटर, नो हम एप्पल को मिलीलीटर में नहीं नापते हैं तो रॉन्ग कर देंगे। माई पेंसिल इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो पेंसिल 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है ना। सो इसको हम राइट टिक करेंगे। आई ड्रिंक 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, क्या कि मैं रोज़ 100 मिलीलीटर मिल्क पी लेता हूँ, तो 100 मिलीलीटर लाइक आधा ग्लास या उससे थोड़ा कम, सो इतना पिया जा सकता है। सो ये हम राइट टिक करेंगे। मोना इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, मोना 5 सेंटीमीटर हाइट में, सो हाइट तो हम 5 सेंटीमीटर में तो नहीं बिल्कुल भी हो सकते, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। I have a box 20 centimeter long in all side. I want to put up 25 centimeter long stick inside it. Can I do it? ये बताना है आपको कि मेरे पास एक बॉक्स है जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है सभी साइड से। I want to put 25 सेंटीमीटर लॉन्ग stick inside. Can you do it? एक 20 सेंटीमीटर बॉक्स के अंदर आप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्टिक रख सकते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको नो करेंगे। Find the total capacity, weight or length. One bottle water bottle contain 1 liter milk. एक वाटर बॉटल में 1 लीटर मिल्क आता है। There are 3 bottles, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हुई, 3 लीटर। 1 orange weighs 50 grams. There are 5 orange. एक ऑरेंज का जो वेट है वो 50 ग्राम्स है, तो 5 का कितना हुआ, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो टोटल हुआ 250 ग्राम्स। Length of one pencil is 10 सेंटीमीटर. There are 3 pencils. एक पेंसिल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 3 पेंसिल की लेंथ कितनी हुई, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोर्थ इज हाउ मच वेट इज द वेट लिफ्टर ट्राइंग टू लिफ्ट, हमें देखना है कि ये वेट लिफ्टर कितना वेट उठा रहा है। तो 15 प्लस 5 हुआ 20, प्लस 2 हुआ 22 और प्लस 1 हुआ 23, और इतना ही उस साइड में है, तो 23 kg वेट ये उठा रहा है। लेट अस थिंक, रोमी वेंट टू द डॉक्टर एज ही हैड कोल्ड एंड कफ, रोमी डॉक्टर के पास गया और उसे जुकाम और खांसी है। डॉक्टर गेव हिम अ कफ सिरप एंड एडवाइज हिम टू टेक 10 मिलीलीटर ऑफ कफ सिरप बाय यूजिंग अ मेजरिंग कंटेनर 2 times a day फॉर 1 week. सो डॉक्टर ने उसको दवाई दी और बोला कि 10 मिलीलीटर दवाई कफ सिरप उसको लेना है 2 times in a day, दिन में 2 बार और हफ्ते में पूरे 1 वीक तक। हाउ मच सिरप विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 week, तो 1 वीक के लिए कितना सिरप चाहिए होगा, तो दिन में 2 बार 10 ml लेना है। सो एक दिन का कितना हुआ, 20 ml हुआ, और वीक का कितना हुआ, वीक में होते हैं 7 दिन, तो 20 ml को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 0 और 7 2 ज़ार 14, तो 140 मिलीलीटर हो जाएगा पूरे वीक के लिए।
वट डू यू डू व्हेन यू हैड कोल्ड एंड कफ, जब आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो आप क्या करते हैं, ये आप खुद से थिंक करेंगे। वाई डू यू थिंक वी शुड टेक मेडिसिन यूजिंग मेजरिंग कंटेनर्स ओनली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम दवाई लेते समय हम सिर्फ मेजरिंग कंटेनर्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट एक मेजर चाहिए होता है कि इतनी डोज हमें लेना है, ज़्यादा डोज से हमें नुकसान भी हो सकता है और कम डोज से हम हो सकता है कि हम ठीक ना हो और बीमार हो जाएं। सो इसलिए हमेशा दवाई लेते समय हम एक मेजरिंग कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए। मैथ लैब एक्टिविटी टू री इन्फोर्स द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, आपको मैथ लैब में जाके और एक एक्टिविटी करनी है जहाँ पे आप मेजरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। Let's begin with a new chapter and that is money. Let us revise. Circle the notes and coins you need to buy following items. हमें इन आइटम्स को खरीदने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी वो हम सर्कल करेंगे। यहाँ पे सैंडविच हमें दिया है और सैंडविच का प्राइस कितना है 65 रुपीज़। तो 65 रुपीज़ हम कैसे बना सकते हैं, एक 50 का नोट ले सकते हैं, एक 10 का नोट ले सकते हैं और एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं। सो ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे एक बिस्किट दिया है जिसका प्राइस है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 20 का नोट ले सकते हैं और फिर एक 5 का ले सकते हैं नोट और एक 5 का ले सकते हैं या फिर एक 10 का कॉइन भी ले सकते हैं, तो 30 रुपीज़ हो जाएंगे। राइटिंग रुपीज़ एंड पैसा, हम रुपीज़ और पैसे को कैसे लिखते हैं, रुपीज़ दिस इज़ द सिंबल फॉर रुपीज़ एंड पी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैसा। रुपीज़ को जब हमें डिनोट करना होता है तो हम इस सिंबल में करते हैं और पैसे को हम पी के रूप में लिखते हैं। एज 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। सो रिमेंबर दिस कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, पैसे को हम 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, लॉन्ग वर्ड्स and short form, long form and short form. The point separates the rupees and the पैसा, जो अब हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि हम पैसा और रुपीज़ को कैसे हम अलग कर सकते हैं। सो रुपीज़ 2.50 लिखा है यहाँ पे। सो यानी जो 2 है ये क्या है, रुपीज़ है। रुपये यानी 2 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो 2 रुपीज़ में 200 पैसा हो गया, ठीक है। और पॉइंट के बाद ये 50 लिखा है तो 50 मतलब वो 50 पैसा है, वहाँ पे रुपीज़ नहीं है वो पैसा है। 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा, दिस पॉइंट मेक्स द सेपरेशन बिटवीन द रुपीज़ एंड द पैसा। ये जो पॉइंट है ये रुपीज़ और पैसा को अलग अलग कर देता है। एक्सरसाइज 9.1, राइट इन वर्ड्स, हमें इन दी हुई मनीज़ को वर्ड्स में लिखना है। सो रुपीज़ 30 पॉइंट पैसा, तो 30 पॉइंट पैसा लिखने के लिए हम THIR 30 रुपीज़ एंड 50 पैसा ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 55.75 पैसा, सो 55 रुपीज़ 75 पैसा। 225 प्लस 90.90, सो यानी 225 रुपीज़ एंड 90 पैसा एंड सो ऑन। आप ऐसे ही आगे के करेंगे। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, अब शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे, रुपीज़ का साइन लगाएंगे और 100। नेक्स्ट है 1 रुपीज़ एंड 10 पैसा, सो 1 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 1 रुपीज़ एंड 10 पैसा पॉइंट 10, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट 60 रुपीज़ एंड 6 पैसा, 60 रुपीज़ पॉइंट 6, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट एडिशन ऑफ मनी, मनी को एडिशन हम कैसे करते हैं, अब इस बारे में आइए कुछ जानते हैं। टू ऐड रुपीज़ एंड पैसा वी राइट अमाउंट्स विद पॉइंट्स प्लेस वन बिलो द अदर। जब हम रुपीज़ और पैसा को ऐड करते हैं सो हम उसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, एक के ऊपर एक के नीचे दूसरा हम लिखते हैं। देन वी ऐड एज वी ऐड द ऑर्डिनरी नंबर, और फिर जब हम ऑर्डिनरी नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं ऐसे ही उनको भी एडिशन करते हैं। इन द रिजल्ट वी प्लेस डॉट द नंबर्स एंड द डॉट्स, जब हम प्लस करते हैं, जब हम रिजल्ट में देखते हैं सो पॉइंट की जगह पे, डॉट की जगह पे हम डॉट लगाते हैं और नंबर्स के नीचे हम नंबर्स लिखते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जोसेफ हैड सेव्ड रुपीज़ 30, जोसेफ के पास
उसने अपने 30 रुपीज़ सेव किए। हिज मदर गेव हिम 25 मोर, और उसकी मम्मी ने उसको 25 रुपीज़ और दिए। ही वॉन्ट टू नो हाउ मच मनी हैज़ नाउ, अब उसको जानना है कि उसके पास कितने रुपीज़ हो गए। कभी जैसे आपके घर में कोई आया होगा, है ना, कोई गेस्ट आया, वो आपको पैसे दे गया, आप उसको उसने आपको दे दिए 10 रुपीज़ दे दिए, 20 रुपीज़ दे दिए, फिर आपकी मदर ने भी आपको कुछ दे दिए, तो आपको रहता है ना कि काउंट करने का, बच्चों को बहुत रहता है कि काउंट करना है कि कितने पैसे हो गए अब मेरे पास। सो ऐसा ही जोसेफ ने भी किया है, ठीक है। तो आप देखते हैं उसने कैसे ऐड किया, आप भी फिर ऐसे ही ऐड करना, ओके। सो उसने क्या किया, 30 रुपीज़ को .00 को इस तरह से फॉर्म में लिखा, फिर उसके नीचे 25 रुपीज़ को लिखा, और उनको ऐड करके उसे पता चला कि अब उसके पास 30 से 55 रुपीज़ हो गए हैं। एक्सरसाइज 9.2, फाइंड द टोटल कॉस्ट इन ईच केस। अब हमें इनकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। दो पिक्चर दी है, एक पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा सबको पसंद होता है, और एक चेरीज़ की दी है, चेरीज़ भी सबको पसंद होती हैं। सो अब हम देखेंगे कि जब पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है हमारे पास 150 रुपीज़ और चेरी की कॉस्ट है 50 रुपीज़, उसको जोसेफ ने कैसे ऐड किया था, वैसे ही सीक्वेंस में लिख करके हम उसको ऐड करेंगे। तो जोसेफ ने लिखा था पैसे रुपीज़ के नीचे रुपीज़ एंड पैसे के नीचे पैसा। सो यहाँ पे हमें पैसा पॉइंट में नहीं दिया है, सो हम रुपीज़ के नीचे रुपीज़ उसको सीक्वली लिखेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। तो 0 में 0 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0। 5 + 5 इज़ 10 एंड यहाँ पे कैरी लगेगा, और 1 + 1 इज़ 2। सो टोटल कितना हो गया, 200 कॉस्ट हो गई है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आप देखेंगे, एक प्लेन का रेट दिया है हमें 55 और एक डाइस का दिया है 35। इनको ऐड करके आप लिखेंगे ऐड द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो हमें रुपीज़ में और पैसे में हमें कुछ मनी दिए हुए हैं और उनको हमें ऐड करके लिखना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे, जब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि जहाँ पॉइंट है और पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला ही लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, नंबर्स के नीचे नंबर्स आने चाहिए, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आएंगे और पैसे के नीचे पैसे आएंगे, और यही इसको लिखने का सही तरीका होता है। सो आप फिर सही से एडिशन कर पाएंगे, ओके। सो आपने यहाँ पे पूरा अच्छे से अरेंज कर लिया। अब उसके बाद एडिशन करेंगे तो 5 में 0 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5, और 6 + 1 इज़ 7, ओके। फिर हम अगेन यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट पुट करेंगे एंड 6 + 5 इज़ 11, तो हमारा टोटल हो गया 11.75। एक और हम देखेंगे बी वाला। सो 0 में जब हमने 0 ऐड किया तो हमने 0 लगाया। 6 + 4 कितना होता है, इट्स 10 होता है, तो 10 के लिए हम 0 यहाँ लगाएंगे, और जो 1 है 10 का जो 1 है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सो 5 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ बीच में पॉइंट लगाएंगे हम, क्योंकि पॉइंट था, पॉइंट लगाना ज़रूरी है। फिर 5 + 1 6 एंड +1 7, 7 हो जाएगा, एंड 3 + 2 इज़ 5, तो 57 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। एक्टिविटी, कलर द फ्रूट एंड वेजिटेबल डिफरेंटली इन ईच सेट whose sum add up to ₹50। सो बच्चों यहाँ पे आप उन वेजिटेबल्स को कलर करेंगे जिनको मिला करके 50 रुपीज़ बनाने हैं। अब जैसे देखो 30 रुपीज़ की कैरेट है, ठीक है, 40 रुपीज़ के एप्पल हैं, तो अगर हम इनका सेट बनाएंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 15 रुपीज़ की चेरीज़ हैं, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। सो आपको वो सेट मैच करना है जिसको मिला के 50 रुपीज़ अप टू बन जाए, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी यही करना है, और याद रखना कलर कौन सा करना है, जिस वेजिटेबल का है, जिस फ्रूट का जो कलर होता है वही आपको करना है, ठीक है, कोई डिफरेंट कलर नहीं करना है, ओके। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, अभी हमने मनी को ऐड करना सीखा, ठीक है। हमने देखा कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, वो आपको पैसे दे के गया, फिर मम्मा ने भी दे दिया, या मम्मा ने दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेजा, वो आपके पास बच गए, तो वो आपके सेविंग मनी में आ गए, ठीक है। आपने ऐड करके देखा, ओह मेरे पास 55 रुपीज़ हो गए, जैसे जोसेफ के पास हो गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सपोज कोई आपका रिश्तेदार आपको पैसे दे के गया 100 रुपीज़, ठीक है, और उसमें से आपने 20 रुपये की चीज़ खा ली, तो वो क्या हुआ, वो तो सब्ट्रैक्ट हो गए, चीज़ तो खा ली है ना, पेट में चली गई। अब पैसे दुकानदार को दिए, उसने 20 रुपये की चीज़ खाई, तो उसने आपको कुछ पैसे वापस भी दिए होंगे, है ना, तो वो क्या हुआ, वो सब्ट्रैक्शन हो गया। तो अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम मनी को। जब पैसे कम हो जाते हैं तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाता है, और जब पैसे जुड़ जाते हैं तो वो एडिशन में चला जाता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम मनी का। टू सब्ट्रैक्ट रुपीज़ एंड पैसा, वी राइट द अमाउंट विद पॉइंट प्लेस वन बिलो द अनदर। हमें अगेन
सबसे पहले हमें नंबर्स को सही से अरेंज करना होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखेंगे और पैसा के नीचे पैसा लिखेंगे। देन वी सब्ट्रैक्ट एज वी सब्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी नंबर विद डॉट, और जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक लड़का है राज, bought a notebook of ₹60. He paid ₹100 to the shopkeeper. How much did the shopkeeper return to him? अब एक राज लड़का है, ठीक है, उसने ₹60 की नोटबुक खरीदी और उसने दुकानदार को दिए ₹100। अब ₹100 में से 60 की तो नोटबुक आ गई, अब उसको वापस भी तो मिलेंगे ना कुछ पैसे, तो वही हम सब्ट्रैक्शन से सीखेंगे। फॉर दिस वी सब्ट्रैक्ट द 2 अमाउंट्स, हमने 2 अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट किया। कैसे? ₹100 लिखा, पहले हम नंबर्स को सही से अरेंज करेंगे, ठीक है। सो 100 के नीचे हमने लिखा ₹60 और पॉइंट लगा के पैसा लिखा, और उनको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला कि जब उसने ₹100 दिए और ₹60 की नोटबुक ली, सो उसको ₹40 वापस मिले। सो द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹40। तो राज को कितने रुपीज़ वापस मिले? ₹40। एक्सरसाइज 9.3, You have ₹200 and you buy the following things. आपके पास ₹200 हैं और आपने इनमें से ये चीज़ें खरीदी। क्या क्या है अभी देखेंगे। Find the change you get back to each case. अब हमें देखना है कि हमें कितने पैसे देने पर कितने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास ₹200 हैं, 200 में से जब आपने ₹25 की आइसक्रीम खरीदी तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, बताओ, करके देखते हैं हम, ठीक है। सो ₹200 में से अगर आपने ₹25 की आइसक्रीम खरीद ली तो वहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, करके देखें, पता है आपको। सो यहाँ से हमें कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 9, क्योंकि 0 में से 5 तो लेस नहीं हो सकता, इसलिए 10 में से जब हमने कैरी लेके 5 को लेस किया तो हमारे पास आ गया 5। फिर यहाँ 9 में से हम जब 2 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, और ये 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। सो हमें जब हमने ₹200 में से 25 की आइसक्रीम ली, सो हमारे पास कितने रुपीज़ बच गए? 175। इसी तरह से जब हमने ₹200 दे के 55 रुपीज़ के पॉपकॉर्न खरीदे तो पॉपकॉर्न से हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे, ये भी हम करके देखेंगे। सो हम अगेन लिखेंगे 200 और उसके नीचे हम लिखेंगे 55, ठीक है, और इनको करेंगे हम लेस। सो पॉइंट के पीछे $00 ही लगा देंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं है, ये पैसे में है और ये रुपीज़ में है, ठीक है। अब लेस करने के लिए अगेन यहाँ पे 0 है, सो यहाँ से एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, यहाँ से एक देंगे, हो जाएगा 9, और 10 में से जब हम 5 लेस करेंगे तो हो जाएगा 5, और 9 में से जब हम 5 को लेस करेंगे हो जाएगा 4, और ये 2 में से हमने कैरी दे दिया था तो यहाँ पे बच जाएगा 1। सो हमारे पास आ जाएंगे टोटल 145 रुपीज़। इसी तरह से आप इस जूस का भी रेट निकालेंगे 44 रुपीज़ का, 200 में से इसको लेस करेंगे और इसका भी निकालेंगे। अब सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ रुपीज़ और पैसे के सम्स दिए हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो देखेंगे पैसे में सबसे पहले याद रखना है कि नंबर्स को ठीक से अरेंज करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पैसे के नीचे पैसा, आप पैसे में से रुपीज़ को लेस नहीं कर सकते हैं, और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ को अरेंज करना है। उसके बाद देखेंगे 5 में से 5 जब लेस करेंगे आएगा 0, 6 में से 2 लेस करेंगे आएगा 4, फिर हम लगाएंगे एक पॉइंट, और 8 में से 3 को जब हम लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 5। ओके, सो हमारे पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 5.40 रुपीज़। एक और देखेंगे हम, 0 में से 0 लेस करेंगे आएगा 0, 4 में से 3 लेस करेंगे आएगा 1 पॉइंट, 0 में से 0 लेस करेंगे 0 अगेन, और 4 में से 3 करेंगे तो आएगा 1, यानी हमारे पास बचेंगे 10 रुपीज़ 10 पैसा। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरी सम्स। तो अब तक हमने जितने भी सम्स देखे, जितने भी चैप्टर किए, सो पहले हमने उनको बेसिकली करके देखा, फिर उसके बाद स्टोरी सम्स से हमने उनको बहुत अच्छे से समझा। अब हर चीज़ की एक स्टोरी होती है, जैसे मैंने आपको पहले एक जोसेफ की स्टोरी सुनाई, फिर एक राज की सुनाई, आपकी खुद की सुनाई है ना, घर में रिलेटिव्स आने वाली। सो अब देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में कौन सी स्टोरी दी है, और पहले हम इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लुक एट दिस स्टोरी सम्स केयरफुली। एग्जाम्पल, रोहन्स फादर गेव हिम 50 रुपीज़। रोहन के फादर ने उसको 50 रुपीज़ दिए, एंड हिज मदर गेव हिम 30 रुपीज़। हाउ मच मनी डू रोहन हैव? अब रोहन के फादर ने उसको 50 रुपीज़ दिए और मदर ने 30 रुपीज़ दिए। सो अब पूछ रहे टोटल उसके पास कितने हैं। सो मैंने पहले भी आपको बताया कि टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
प्लस करते हैं। ओके, सो रोहन ने भी ऐसे ही किया, 50 रुपीज़ और 30 रुपीज़ को सबसे पहले ठीक से अरेंज किया, पैसे के नीचे पैसा, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और उनको ऐड किया, तो उसे पता चला कि उसके पास कितने रुपीज़ हो गए, अब 80 रुपीज़ हो गए हैं। ओके, एक्सरसाइज 9.4, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी सम। अब हम कुछ स्टोरी सम्स जो है उनको हम खुद से सॉल्व करेंगे। आई गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, आई बॉट बिस्किट ऑफ ₹30, हाउ मच मनी विल आई गेट बैक। मैंने, एक बच्चा है उसने बोला कि मैंने, सपोज आप दुकान पे गए हो और आपने दुकानदार को 50 रुपये दिए हैं और 30 रुपीज़ वाला आपने बिस्किट खरीदा है, ठीक है, तो अब आपको कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। सो माइंड में कैलकुलेशन वहाँ आ जानी चाहिए कि कितने रुपीज़ हमने, चीज़ खाने में तो बच्चे देखो वैसे भी ना माहिर होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि उसको कितने रुपीज़ वापस मिले और आपको कितने रुपीज़ वापस मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 50 रुपीज़ दिए हैं और 30 रुपीज़ का बिस्किट खरीदा है, सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 रुपीज़ को हम अच्छे से लिखेंगे, क्लियरली लिखेंगे, फिर हम उसके नीचे 30 रुपीज़ को लिखेंगे। ओके, और फिर हम इसको लेस करेंगे, दुकानदार से को दिए हैं, चीज़ ली है, तो क्या हमें टोटल नहीं करना, हमें लेस करना है यहाँ पे, और लेस से हमारा आंसर निकल जाएगा। सो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 00, क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है, 0 में से 0 लेस करेंगे 0 एंड 5 में से 3 लेस करेंगे 2। सो कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे आपको, 20 रुपीज़ वापस मिलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। अरुण बॉट अ फुटबॉल ऑफ ₹200 एंड अ टॉय ऑफ 99। अरुण ने एक फुटबॉल खरीदी है 200 रुपीज़ की और जो टॉय खरीदा है वो 99 रुपीज़ का खरीदा है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल कितने रुपए स्पेंड किए। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बताया था कि दुकानदार को पैसे दिए और चीज़ ली और दुकानदार ने कितने पैसे वापस किए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि उसने स्पेंड किया है, हमें टोटल मनी नहीं पता, हमें नहीं पता कि उसने दुकानदार को कितने पैसे दिए, बस ये पता है कि उसने 200 रुपये की एक बॉल खरीदी और 99 रुपीज़ का एक टॉय खरीदा। सो अब यहाँ पे इनका हमें टोटल निकालना है कि टोटल उसने कितने रुपीज़ स्पेंड किए। सो इसके लिए टोटल निकालने के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, 200 लिखेंगे और उसके नीचे हम 99 रुपीज़ लिखेंगे और अब इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 9 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 99, 9 में 0 अगेन 9 और 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है। सो उसने टोटल कितने रुपीज़ स्पेंड किए, 299। इसी तरह नेक्स्ट वाला आप खुद से करके देखेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी और मनी गिनने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्टिविटी में देखते हैं हमें क्या करना है। एक चॉकलेट है हमारे पास 10 रुपीज़ की, टॉफ़ी है 5 रुपीज़, पिज़्ज़ा है 40 रुपीज़, आइसक्रीम 20, पेस्ट्री 25। रोहित, सोहन, रेनू एंड आरव बॉट 2 आइटम्स गिवन बिलो, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच चाइल्ड। रोहित ने, सोहन ने, रेनू ने और आरव ने इनमें ये दो चीज़ें खरीदी हैं और बताना है कि उन्होंने टोटल कितने स्पेंड किए हैं। चॉकलेट का रेट आप यहाँ लिखेंगे, लाइक चॉकलेट का रेट कितना है, 10 रुपीज़ है और पिज़्ज़ा कितना, 40 रुपीज़। वैसे आता नहीं है 40 रुपीज़ का पिज़्ज़ा, ओके, इतना सस्ता मिल रहा है, खा लेना। ओके, सो हमने लिख दिया चॉकलेट का और पिज़्ज़ा का रेट हमने लिख दिया। अब हमें बताना है कि रोहित ने टोटल कितना स्पेंड किया, तो 40 + 10 कितना हुआ, पता है ना आपको कितना हुआ, 50 रुपीज़ हुआ, ठीक है। इसी तरह आप सोहन का निकालेंगे, इसी तरह आप रेनू का निकालेंगे और इसी तरह आरव का टोटल स्पेंड मनी निकालेंगे। टाइम टू रिकॉल। इंडियन मनी कंसिस्ट ऑफ रुपीज़ एंड पैसा। इंडियन मनी यानी भारत की जो करेंसी है, भारत का जो पैसा गिनने का जो स्टाइल है, उसको हम किस रुपीज़ में कैसे हम कंसिस्ट करते हैं, रुपीज़ एंड पैसा में। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज़ इज़ दिस एंड पैसा इज़ फॉर पी। रुपीज़ को हम इस सिंबल में लिखते हैं और पैसे के लिए हम पी लिखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी इज सिमिलर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी नंबर। मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर टेस्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। रोहित स्पेंड ₹250 to buy two of the following items. Which 2 things did he buy? उसने, रोहित के पास 250 रुपीज़ हैं और उसने 2 चीज़ें खरीदी। अब उसने 250 रुपीज़ में क्या 2 चीज़ें खरीदी होंगी ये हमें देखना है। ओके, हमें देखना है कि 250 रुपीज़ में उसने क्या खरीदा होगा।
150 रुपीज़ की शर्ट, 100 रुपीज़ का डॉल, पेंसिल 5 रुपीज़ का और टॉय कार 80 रुपीज़ की। सो हमें ऐसा मैच बनाना है कि मिलकर हो जाए कितना, 250 रुपीज़ हो जाए। तो अगर हम 100 और 250 को जोड़ देते हैं, यानी 100 रुपीज़ की डॉल लें और शर्ट लें 150 रुपीज़ की, तो 250 हो जाएगा। एक और कोई हम ऑप्शन लेते हैं, 150 की शर्ट और 80 रुपीज़ की कार अगर हम लेंगे तो ये तो 230 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, 250 चाहिए। यहाँ पे हम एडिशन करके देखेंगे। ओके, दो दो अलग अलग सेट बना करके देखेंगे कि एडिशन करने पे कौन सा आ रहा है, और हमें कितना चाहिए, 250 चाहिए। सो अब हम अपना ऑप्शन ढूंढेंगे डॉल और शर्ट वाला, डॉल और शर्ट, सी वाला आपका आंसर रहेगा कि रोहित ने 250 रुपीज़ में क्या खरीदा, एक डॉल खरीदा और एक शर्ट खरीदा। देयर आर डैश पैसा इन 1 रुपीज़। तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 10 पैसा होते हैं, नहीं, 100, 1 या 1000, बिल्कुल 100 पैसा होते हैं। ठीक है, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़ विल मेक 100 रुपीज़। 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स मिलकर 100 रुपीज़ बना देंगे। तो 100 रुपीज़ बनाने के लिए हमें 10 के कितने सिक्के चाहिए होंगे, बताओ जल्दी से गिन के। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10, यानी 100 रुपीज़ के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 10 कॉइन्स चाहिए होंगे 10 रुपीज़ के, तो वो 100 रुपीज़ बना देंगे। ओके, 25 रुपीज़ एंड 6 पैसा इज सेम एज। 25 रुपीज़ और 6 पैसा को हम कैसे लिख सकते हैं, 25.60, ये तो 2560 पैसा हो गया। 256.00, ये तो 256 रुपीज़ हो गया। 26.05, ये तो 26 रुपीज़ हो गया। 25.06, यानी ये हमारा सही आंसर है कि 25 रुपीज़ और 6 पैसा को हम कैसे लिखेंगे, 25 रुपीज़ एंड 06 पैसा। ओके, 06 मतलब 6 पैसा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। Nancy has 100 rupees. She buy a toy car for 35 rupees 30 पैसा। नैन्सी के पास 100 रुपीज़ है और उसने एक टॉय कार खरीदा 35 रुपीज़ 30 पैसा का। हाउ मच चेंज विल शी गेट बैक, उसको कितना पैसा वापस मिलेगा। सो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में से 35.30 पैसा को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से करके देखेंगे। ओके, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी, बहुत ईजी सा है। माया हैड ₹500 एंड सुमन हैज़ 300। माया के पास 500 है और सुमन के पास 300 है। माया स्पेंड 400, सुमन स्पेंड 150। माया ने अपने 400 रुपीज़ को खर्च कर दिया और जो सुमन थी उसने 150 रुपीज़ खर्च कर दिया। हु हैड मोर मनी लेफ्ट, अब बताना है कि किसके पास ज़्यादा रुपीज़ बचेंगे। अब अगर माया के पास, मैं यहाँ पे लिख दूँ माया, ठीक है, और माया के पास 500 रुपये हैं और 500 रुपये में से उसने कितने, 400 रुपये खर्च कर दिए हैं। ठीक है, 400 रुपीज़ वो खर्च कर दिए हैं उसने। सो कितना बचेगा हमारे पास, 0, 0 और 100। तो माया के पास कितना बचा, 100 रुपीज़ बचे। और जो सुमन है, सुमन के पास, अब सुमन के पास कितने रुपीज़ थे बताओ, सुमन के पास है 400 रुपये, सुमन के पास है 300 रुपीज़। ठीक है, तो 300 माइनस उसने खर्च कितने किए, 150। 150 में से जब हम 300 में से 150 को लेस करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 आएगा तो आएगा 5 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 लेस करेंगे 1। तो हमारे सुमन के पास कितने बचे, 150। तो किसके पास ज़्यादा रहे, सुमन के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे। लुक एट द प्राइस टैग, राइट डाउन द प्राइस एंड ऐड द फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। हमें प्राइस टैग को देखना है और यहाँ पे उनके प्राइस को लिखना है और फिर उनके टोटल कॉस्ट निकालने हैं। जैसे आइसक्रीम का प्राइस टैग आप यहाँ लिखेंगे 5 रुपये और बैग का 95 रुपीज़ नीचे लिखेंगे और उनका टोटल यहाँ पे निकालेंगे। उसी तरह से बुक का लिखेंगे और पेन का लिखेंगे और यहाँ पे टोटल निकालेंगे। इससे आपकी मनी गिनने वाली जो हैबिट है वो और भी अच्छी हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, 4th क्वेश्चन। On her 10th birthday, अर्जुन grandmother gave him a 200 रुपीज़ नोट। अर्जुन की दादी ने उसको 200 रुपये का नोट दिया। 220 रुपीज़ नोट, दो 20 के नोट दिए। ठीक है, 220 रुपीज़ नोट यानी 2 20 के नोट दिए एंड 5 10 रुपीज़ नोट और 5 दिए 10 के नोट। ही पुट ऑल द मनी इन पिगी बैंक। और वो लड़का के देखो कितना समझदार था कि उसने उन पैसों को खर्च नहीं किया, सब पिगी बैंक में डाल दिए।
व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड बाय अर्जुन। सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी उसने कितना सेव किया, अब हमें ये देखना है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या टोटल निकालना है, तो एडिशन करना है, ये याद रखना है, टोटल निकालना है तो एडिशन करना है। सो टोटल निकालने के लिए हम पहले 200 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 20, क्योंकि 20 के 2 नोट थे इसलिए 2 बार लिखेंगे, और फिर 10 के 5 नोट थे, ठीक है। तो 10 10 10 10 10, अब इनको हम ऐड कर देंगे। सो 0 0 0 0 मिलकर हो जाएंगे 0, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2। सो टोटल उसने अपने पिगी बैंक में कितने रुपीज़ डाले, 290 रुपीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। लेट अस थिंक स्पेंड वाइजली। अब हमें देखना, हमें अपने पैसे ना अच्छे से मतलब वाइजली बहुत चालाकी से खर्च करने हैं, और हम उन पैसों से क्या खाएंगे, हेल्दी चीज़ें खाएंगे या जंक फूड खाएंगे। द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज गिवन, हमें यहाँ पे कुछ आइटम्स की कॉस्ट दी हुई है। विच ऑफ दिस वुड यू लाइक टू चूज टू बाय, हमें देखना है कि हमें यहाँ से क्या खरीदना है, ठीक है। ड्रॉ स्माइली फॉर हेल्दी फूड एंड नॉन स्माइली फॉर अनहेल्दी फूड। जो हेल्दी फूड है उसके लिए हम स्माइली बनाएंगे, और जो अनहेल्दी फूड है उसके लिए हम नॉन स्माइली बनाएंगे। सो जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसे, मैं तो भूल गई, तुम बताओ क्या बोलते हैं इसे। इसे हम बोलते हैं नारियल पानी, ठीक है। तो नारियल पानी के लिए हम यहाँ पे स्माइली बनाएंगे। पिज़्ज़ा हेल्दी फूड में नहीं आता है, वो जंक फूड में आता है, तो जंक फूड के लिए हम बनाएंगे नॉन स्माइली। पेस्ट्री भी कौन सा फूड होती है, नॉन स्माइली होती है, वो जंक फूड में आती है। फ्रूटी इज़ ऑल्सो अनहेल्दी, नॉट द सम टाइम, बट जब आप बहुत ज़्यादा उसे पीते हैं तो वो अनहेल्दी होती है, तो यहाँ पे भी हम नॉन स्माइली बनाएंगे। फ्रूट्स हमेशा हेल्दी होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर फ्रूट्स हमेशा हेल्दी होते हैं, तो जो बनाना होता है, बनाना के हम स्माइली बनाएंगे। ग्रेप्स के आगे भी हम स्माइली ही बनाएंगे। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ मनी। ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे, जहाँ पे आपको मनी के बारे में और जानने का मौका मिलेगा, कैसे आप मनी को सब्ट्रैक्शन और उनको एडिशन और उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कभी कभार बड़ों को भी जाते हैं कि मम्मा सुबह सुबह गुस्सा करती हैं, टाइम हो गया है उठ जाओ, 6 बज गए हैं उठ जाओ, 6:30 बज गए हैं उठ जाओ, है ना। सो बच्चे बोलते हैं अभी मन नहीं कर रहा, और 5 मिनट और 5 मिनट। अब यहाँ पे भी देखो ऐसी 5 बजे की घड़ी दी है, और सपोज करो आपको 5 बजे उठना पड़े इस बच्चे की तरह, तो क्या आप उठ पाओगे। देखो कितना खुश खुश उठ रहा है, ऐसे उठते हो आप सुबह, नहीं उठ पाते हैं। ये पिक्चर में थोड़ा सा फेक है पर कोई नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इतने खुशी खुशी बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने तो बहुत सारे बच्चों को रोते हुए स्कूल जाते हुए देखा, पर आई एम श्योर आप हंसते हुए ही स्कूल जाते होंगे। 2 बजे क्या आपकी ड्रेस इतनी ही साफ होती है स्कूल से आते समय, मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। और यहाँ देखो 4:30 बजे, खेलते समय तो सब बच्चे खुश ही होते हैं, लेकिन स्कूल ड्रेस चेंज नहीं की, स्कूल ड्रेस चेंज करके ही खेलने जाना, ओके। So let us revise. When does UV do the following activities? Write the time shown on your clock using AM and PM. अब ये एक लड़का है UV, बड़ा अच्छा है, उठता भी हंसता है और स्कूल जाता भी हंसता है, स्कूल से आता भी हंसता है, और खेलता हुआ तो हंसता ही है, ऑफ कोर्स सभी हंसते हैं ना। सो हमें बताना है कि घड़ी के हिसाब से ये कौन सा काम किस टाइम पर कर रहा है। लाइक ये 5 बजे सोकर उठा है, तो 5 सुबह ही सोकर उठते हैं स्कूल जाने के लिए, तो हम लोग सुबह ही सोकर उठते हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटी है इसकी 5 बजे, है ना। तो हम लिखेंगे 5 AM। फिर नेक्स्ट 7 बजे स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 AM, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद, रात के 12 से लेकर सुबह के जब 12 बजते हैं, यानी जब हमारी ये सुई एक बार ऐसे घूम के रात से सुबह दिन के 12 बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा चेंज हो जाता है, AM PM चेंज हो जाता है, यानी पहले AM होता है फिर उसके बाद PM हो जाता है। अब 2 बजे जब आप स्कूल से आते हो तो वो टाइम PM में काउंट होता है, ठीक है। तो 2 बजे जब ये बच्चा स्कूल से आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 PM, ओके। एंड UV इज प्लेड एट 4:30 PM। UV कितने बजे खेलने जा रहा है, 4:30 PM पे। रीडिंग टाइम एज हाफ पास्ट टाइम आवर। अब हम देखेंगे कि हाफ पास्ट टाइम का क्या माजरा है, इसको हम अच्छे से अब समझेंगे, ठीक है। ये है आवर हैंड, जो हमारी ये वाली छोटी वाली जो आपने देखा होगा घर में घड़ी होती है ना, उसमें एक छोटी सुई होती है और एक बड़ी सुई भी होती है। तो छोटी सुई जो होती है उसको हम आवर हैंड बोलते हैं, यानी आवर हैंड मतलब घंटे की सुई, और जो बड़ी सुई होती है वो मिनट हैंड होती है, ठीक है।
दिस इज आवर हैंड, इट टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम 1 to नेक्स्ट नंबर। जो घंटे की सुई होती है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे, यानी 12 से 1 पे जाने में या 1 से 2 पे, 2 से 3 पे आने में, यानी नंबर चेंज करने में वो पूरा 1 घंटा लेते हैं, इतनी स्लो चलती है ये, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई होती है, दिस इज मिनट हैंड, इट्स मूव फास्टर देन आवर हैंड, इट टेक्स 5 minutes टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर। अब ये मिनट वाली सुई बड़ी तेज है, ये 5 मिनट में ही अपना सुई अपना नंबर चेंज कर लेती है, और ये देखो कितनी स्लो है, ये 1 घंटा लेती है। 1 hour इज 60 minutes। अब ये बात आपको याद रखनी है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6 द क्लॉक शोज हाफ एन आवर 30 minutes। जब मिनट वाली सुई 6 पे होती है, जैसे आप इस वॉच में देखो, मिनट वाली सुई लंबी सुई है और ये 6 पे है, सो इसका मतलब आधा घंटा बीत चुका है। इट इज़ कॉल्ड हाफ पास्ट, और उसे हम क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट, यानी आधा घंटा बीत चुका है। बिकॉज द मिनट हैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 12 एंड गोज टू द 6 ऑफ हाफ ऑफ द डायल रिचेज एट 6। जब मिनट हैंड 12 से चलती है और 12 से चल के वो यहाँ 6 पे आती है, तो इतने में इतने 6 नंबर पास करने में वो आधा घंटा निकाल चुकी होती है, ठीक है। इन द गिवन क्लॉक द मिनट हैंड इज एट 6 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3। अब हमें जो यहाँ पे ये क्लॉक दी है, इसमें देखो जो मिनट वाली सुई यानी जो लंबी सुई है, मिनट हैंड 6 पे है, और छोटी यानी जो आर वाली सुई है वो कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है। तो यानी टाइम कितना हुआ है, 2 और 30 मिनट, ठीक है, यानी 2:30 यहाँ पे हो गए हैं। एक्सरसाइज 10.1, राइट द टाइम शोन इन क्लॉक्स। हमें जो घड़ियों में टाइम दिया है इसको हमें बताना है कि कितना टाइम हुआ है। तो फर्स्ट वाले में हम देखेंगे कि जो आर हैंड है हमारी वो 7 से 8 के बीच में है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी टाइम कितना कंसिडर करेंगे, 7 करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 8 नहीं करेंगे, सिर्फ 7 करेंगे, क्योंकि 7 का ही टाइम यहाँ पे चल रहा है। और बीच में जब भी हम टाइम को लिखते हैं तो बीच में इस तरह से 2 डॉट्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। सो ये घंटे और मिनट के बीच के डिफरेंस को बताता है। अगर आप ये डॉट नहीं लगाएंगे तो और सीधा लिख देंगे 7:30, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने अमाउंट लिखा है कि टाइम लिखा है। सो टाइम को परफेक्टली शो करने के लिए आपको बीच में 2 डॉट्स ज़रूर हमेशा लगाने चाहिए। अब देखेंगे कि मिनट हैंड कहाँ पे, तो मिनट हैंड कहाँ है, 6 पे है। सो 6 के लिए अभी हमने पढ़ा था कि जब मिनट वाली सुई चल करके 12 से चल के और 6 पे आ जाती है तो वहाँ पे कितना टाइम, वो आधा घंटा पास कर चुकी होती है। सो यानी कि यहाँ पे हम 30 मिनट्स लिखेंगे कि उसने 30 मिनट पास कर लिए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखेंगे, जो हमारी आर हैंड है वो 3 से 4 के बीच में है, तो 3 एंड देन डॉट एंड देन 30। इसी तरह से आप बाकी सम्स को भी करेंगे और सेम उनके टाइम यहाँ पे ब्लॉक्स में लिखेंगे। सेकंड देखते हैं, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आपको टाइम दिया है, क्लॉक्स बनानी है, ये बहुत इजी है, ओके। देखते हैं हम, तो 7:30 तो अभी हमने ऊपर वाले में देखा ही है। तो 7:30 के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी सुई यहाँ से बनाएंगे इधर और बड़ी सुई बनाएंगे यहाँ 6 पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7:30। 1:30 के लिए हम जो आर हैंड है वो बनाएंगे 1 से 2 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो बनाएंगे हम 6 पे। तो इस तरह से हम 1:30 को दिखा सकते हैं, और इसी तरह से बाकी वाले टाइमिंग्स भी आप शो करेंगे। प्रोजेक्ट, लेट अस लर्न टू मेक अ क्लॉक। ये प्रोजेक्ट है जो आपको घड़ी बनाने के लिए करना होगा। डेज ऑफ द वीक, अ वीक हैज 7 days, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और संडे इज़ अ हॉलीडे। संडे को किस किस को मज़ा आता है, देर तक सोना होता है, फिर उठ के कार्टून देखो, मन आया तो कुछ करो, नहीं आया तो मत करो, नहाते भी नहीं बहुत से बच्चे हैं ना। तो संडे इज़ अ लेजी डे, नॉट ओनली हॉलीडे, संडे इज़ अ लेजी डे ऑल्सो। मैं तो संडे को लेजी डे बोलती हूँ, मैं पूरी तरह से लेजी होती हूँ संडे पे, ओके। सो यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। इसके अलावा हम कुछ और डे भी पढ़ते हैं, लाइक यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे मतलब आज, और टुमारो मतलब आने वाला दिन। टुडे इज़ प्रेजेंट डे, टुडे हम आज को बोलते हैं। टुमारो इज़ द डे जस्ट बिफोर टुडे, टुमारो मतलब आने वाला कल, एंड यस्टरडे द जस्ट बिफोर टुडे, यानी जो पहले चला गया कल उसको हम यस्टरडे बोलते हैं। लुक एट दिस, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ पे सैटरडे टुडे है, यानी अगर आज सैटरडे है तो यस्टरडे क्या था, फ्राइडे था, यानी बीता हुआ कल क्या था,
फ्राइडे था, और आने वाला कल क्या होगा, संडे होगा। इसी पे ही बेसिस जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है अब हम उसको करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 10.2, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। ये तो सबको ही पता होता है कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। द डेज जस्ट बिफोर ट्यूसडे इज, ट्यूसडे के जस्ट बाद कौन सा आता है, वेंसडे आता है। बिल्कुल, वेंसडे को वाइट ड्रेस भी होता है स्कूल में, है ना, वेंसडे सबको अच्छा लगता है। सो वेंसडे को वाइट ड्रेस पहन के जाते हैं, अच्छे से बन के जाते हैं, है ना। तो वेंसडे यहाँ पे भरना है, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेंसडे आता है। टुडे इज थर्सडे, देन टुमारो विल बी। अगर आज थर्सडे है तो टुमारो क्या होगा, फ्राइडे होगा। और फ्राइडे नाइट कौन सी नाइट होती है, बताओ जल्दी से। फ्राइडे नाइट एक बहुत स्पेशल नाइट होती है, वो आप बताएंगे। इसे हम मूवी नाइट भी बोलते हैं, ज़्यादातर मूवीज़ फ्राइडे को ही लॉन्च होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप भरेंगे फ्राइडे। डैश इज द 4th डे ऑफ द वीक। 4th डे कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द 4th डे ऑफ द वीक। डैश इज 2 days बिफोर वेडनेसडे। वेडनेसडे से 2 दिन पहले क्या आता है, अब वेंसडे से 2 दिन पहले ट्यूसडे और मंडे, और उससे 2 दिन पहले क्या आएगा, संडे, हॉलीडे। आप इसे हॉलीडे और संडे कुछ भी लग सकते हैं, यानी कि संडे। वेंसडे से 2 दिन पहले क्या आता है, संडे आता है। यस्टरडे वॉज डैश इफ टुडे इज मंडे। अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा, अगेन इट्स हॉलीडे, संडे या लेजी डे, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरी तरफ से लेजी डे लिख देना, ठीक है। सेकेंड वाला हम देखते हैं, मीनूज क्लास टेस्ट टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे। अब मीनू का जो क्लास टेस्ट है वो ट्यूसडे को होता है। हर टीचर अनाउंस द रिजल्ट 2 days आफ्टर ऑफ द टेस्ट, और उसके टीचर ने 2 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस किया। ऑन विच डे डिड द स्टूडेंट गेट देयर रिजल्ट। किस दिन बच्चों को रिजल्ट मिला, अब ट्यूसडे को टेस्ट हुआ है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद क्या आएगा, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे के बाद फिर क्या आता है, फ्राइडे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्राइडे। प्रोजेक्ट, मेक योर स्कूल टाइम टेबल ऑन अ चार्ट पेपर। आपको अपने स्कूल का टाइम टेबल यहाँ पर बनाना है, और ये अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में अच्छे से संभाल कर रखना है। उस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल वाली बुक्स लेके जाएंगे। और संडे हॉलीडे की जगह आप लेजी डे भी लिख देना, ठीक है। मंथ्स ऑफ द ईयर, अब हम पढ़ेंगे महीनों के बारे में। देर आर 12 मंथ इन ईयर। आप मुझे यहाँ पे ये बताएंगे कि आपका बर्थडे कौन से महीने में आता है। मेरा भी आता है, मैं बताऊंगी आपको, आगे बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आपका बताएंगे आप मुझे, ठीक है। देर आर 12 मंथ इन अ ईयर। आपका कौन से महीने में बर्थडे आता है, पहले आप मुझे बताएंगे, फिर हम महीनों के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस टुक देयर ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ द डेज इन ईच मंथ। हम देखते हैं कि कैसे हम मंथ को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में होते हैं 28 और 29। अब दो कैसे हो सकते हैं, या तो 28 ही होंगे या 29 ही होंगे। सो फरवरी में हर 4 साल पे लीप ईयर आता है, और उस टाइम पे 29 डेज होते हैं, और यूजुअली होते हैं 28 डेज। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अ ईयर हैज़ 365 डेज। और एक पूरे साल में, यानी 12 महीनों में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और जब लीप ईयर होता है, यानी जब 29 डेज वाली फरवरी आती है, तो उस टाइम पे होते हैं 366 डेज। फरवरी हैज़ 28 डेज, बट इन अ लीप ईयर इट हैज़ 29 डेज। फरवरी में यूजुअली मैंने बताया आपको 28 होते हैं, पर लीप ईयर जब आता है, यानी हर 4 साल बाद जब लीप ईयर रिपीट होता है, तो उसमें 29 डेज होते हैं। लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। और लीप ईयर में 4 साल बाद आता है, और उसमें 366 डेज होते हैं। एक्सरसाइज 10.3, मैच द फॉलोइंग। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कहाँ, हमने भी पढ़ा लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, तो दिसंबर होता है, और आप इसको दिसंबर से मैच करेंगे। दिस मंथ कम्स बिफोर जुलाई। जुलाई से पहले क्या आता है, जुलाई से पहले आता है जून। दिस मंथ हैज़ 28 और 29 डेज। किस महीने में 2 तरह के दिन होते हैं, 28 और 29। सो ऑफकोर्स इट्स फेब्रवरी। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, और पहला मंथ कौन सा होता है ईयर का, ऑफ कोर्स इट्स जनवरी। फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ लीप ईयर देर आर डैश डेज इन अ ईयर। अभी हमने पढ़ा लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 29।
डैश कम्स इन बिटवीन सितंबर एंड नवंबर, सितंबर और नवंबर के बीच में क्या आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सो आप यहाँ पे अक्टूबर लिखेंगे सेकंड वाले में। डैश कम्स आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है, इट्स मे, सबसे छोटी स्पेलिंग होती है मे की, इसलिए आप यहाँ पे मे लिखेंगे, MAY, मे। देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर, टोटल ईयर में कितने मंथ होते हैं वो आप नंबर लिखेंगे। फेब्रवरी एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ डैश डेज, फेब्रवरी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर, यानी ऑर्डिनरी मतलब एक तो लीप ईयर होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28, अभी बताया था ना, तो 28 लिखना है। डैश एंड डैश मंथ बिगिन विथ लेटर M, कौन कौन से महीनों के नाम M से शुरू होते हैं, 2 महीने हैं ऐसे जिनका नाम M से शुरू होते हैं, तो उनके दोनों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे और सीरियल वाइज लिखेंगे, जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको आप बाद में लिखेंगे। डैश इज द 6th मंथ ऑफ द ईयर, 6th मंथ जो होता है इट्स जून, ओके। सो अभी जून में छुट्टियां रहती है ना स्कूल की, मज़ा आता है, स्कूल नहीं जाना होता, गर्मी भी होती है, बस अपने घर में ठंडा खाओ पियो खेलो कूदो, नानी के घर जाओ, समर कैंप्स पे जाओ और मस्त छुट्टी बनाओ, है ना। सो वही महीना होता है 6th मंथ, जून, याद रखना है, जून 6th मंथ होता है और उसमें हम खूब मस्ती करते हैं। मंथ्स हैविंग 30 डेज, जिस महीने में जिस महीने में 30 दिन आते हैं उन सब के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और सीरियल वाइज लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी पहले लिख दिया, सीरियल वाइज ही लिखना है। इन विच मंथ योर बर्थडे इज, देखा आ गया ना वही, यही तो मैं अभी आप लोगों से पूछ रही थी कि कौन से महीने में आपका बर्थडे आता है, सो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सीजन्स ऑफ द ईयर, देयर आर 3 सीजन, मेन सीजन इन आवर कंट्री, नेमली विंटर, समर एंड रेनी। हमारे देश में 3 तरह के सीजन मेन होते हैं, विंटर, समर और रेनी, ओके। याद रखना है इनको। विंटर जब होता है तो बहुत सर्दी होती है, सर्द हवाएं चलती हैं, हम जैकेट्स पहनते हैं, है ना, और जो बर्फीली जगह होती है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। गर्मी जब होती है तो हम समर कैंप्स पे जाते हैं, छुट्टियों में घर रहते हैं और हमें गर्मी भी बाहर निकलते तो गर्मी लगती है और पोल्यूशन भी बहुत होता है। और रेनी, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है। सो रेनी सीज़न मेरा फेवरेट होता है, बारिश होती है, ठंडी हवाएं चलती है ना, मुझे सबसे फेवरेट रेनी लगता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है ये आप मुझे बताएंगे। एक्सरसाइज 10.4, इन विच सीजन डू यू वेयर वुलन क्लोथ्स। अब अभी जब हमने बात की कि वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं तो कौन से सीजन में पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं ना, गर्मियों में तो नहीं पहनते, जब जैकेट्स पहनते हैं हम और सॉक्स भी पहनते हैं, है ना, सो वो होता है विंटर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे विंटर। इन विच सीजन डू यू वेयर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लॉथ्स हल्के कपड़े जिससे हमें गर्मी कम लगे, जिससे हमें जो हमारे वेट को, हमारे मतलब हमारे पसीने को सोख ले, है ना, हमारे बॉडी को कूल फील कराए, ऐसा कौन से कपड़े कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, तो वो हम कौन से सीजन में पहनते हैं, हम पहनते हैं समर सीजन में। इन विच सीजन डू यू टेक अम्ब्रेला एंड वेयर रेनकोट, कौन से सीजन में हम अम्ब्रेला लेते हैं, रेनकोट लेते हैं। तो अभी मैंने बताया जो मेरा फेवरेट होता है, मेरा फेवरेट कौन सा है ये आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन विच सीजन डू यू इंजॉय लॉन्ग हॉलीडे, अभी हॉलीडे वाली बात हुई थी, जून में हम लॉन्ग हॉलीडे पे जाते हैं, हमारे स्कूल में छुट्टियां पड़ जाती हैं, नानी के घर जाते हैं, समर कैंप्स पे जाते हैं, सो वो यहाँ पे आप लिखेंगे हम समर सीजन में लॉन्ग हॉलीडे को एंजॉय करते हैं। एक्टिविटी, मैच द पिक्चर विद देयर मंथ्स, एक्टिविटी देखनी है और उनको पिक्चर से मैच करना है। रिपब्लिक डे कब आता है, इट्स 26 जनवरी को, सो इसको आपको 26 जनवरी से मैच करना है। इंडिपेंडेंस डे कब आता है, अभी आने भी वाला है 15 अगस्त, ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अपने देश के बारे में। 25 क्रिसमस डे कब आता है, ये 25 दिसंबर को आता है। और चिल्ड्रंस डे कब आता है, चिल्ड्रंस डे बच्चों का दिन, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये तो नवंबर में आता है, ठीक है। सो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है और आप इसको इस तरह से मैच करेंगे। टाइम टू रिकॉल, 1 hour हैज़ 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। When the minute hand is at 6, it shows half an hour, जब मिनट हैंड 6 पे होती है तो वो आधा घंटा दिखाती है। There are 7 days in a week, एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। An ordinary year has 365 days, एक ऑर्डिनरी साल में 365 दिन होते हैं। February has 28 and 29 days, फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। There are 3 main season, विंटर, समर एंड रेनी, तो 3 तरह के मेन सीजन होते हैं, विंटर, समर एंड रेनी। अ लीप ईयर हैज 366 डेज और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। चैप्टर टेस्ट,
टिक द करेक्ट ऑप्शन। द गिवन क्लॉक शोज द टाइम डैश मिनट आफ्टर 3 o'clock। जो हमें क्लॉक दी है उसमें वो कितना मिनट हैंड कितने पे दिखा रहा है तो वो बताना है। तो मिनट हैंड कितने पे, 6 पे, और जब 6 पे होता है तो कितना आधा घंटा पास हो जाता है, 30 मिनट पास हो जाते हैं, तो हम 30 को टिक करेंगे। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो 366 होते हैं। जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त दो ऐसे महीने होते हैं, इनकी दो ही ना जुड़वा भाई वाली कहानी, ठीक है। जुलाई, वैसे हम यूजुअली जब सीक्वेंस देखेंगे तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, तो ऐसे ही ये आगे चलता है। लेकिन जुलाई और अगस्त मैं तो इनको जुड़वा बहन भाई बोलती हूँ, क्योंकि दोनों में ही 31 डेज एक साथ आ जाते हैं। 31 एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हमें स्कूल जाना पड़ता है ना, एक दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो गुस्सा आता है ना, छुट्टी कम मिल जाती है, तो इसलिए जुलाई और अगस्त में 31 डेज पे हम टिक करेंगे। द डे दैट कम्स जस्ट आफ्टर सैटरडे एंड जस्ट बिफोर मंडे। सैटरडे के बाद और मंडे से पहले कौन सा दिन आता है, जो मेरा फेवरेट है, उसको आप टिक कर देंगे, इट्स लेजी डे। फिफ्थ वन, इफ़ यू स्टडी फ्रॉम 5 PM to 7 PM देन यू स्टडी फॉर। अगर आप 5 से 7 पढ़ रहे हैं तो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। वैसे बच्चे इतना पढ़ते नहीं है, पर फिर भी देख रहे हैं, चलो सेकंड क्लास के बच्चे मैं मान लेती हूँ इतना पढ़ते होंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 तो हमारा है ही, 6 और 7, तो हम कितना घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, सो हम 2 आवर्स पे टिक कर देंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। हमें हमें एक क्लॉक दी है और इन पे टाइम दिया हुआ है, उसको हमें शो करना है। सो 4 पे हम जो हमारी आर वाली हैंड है वो छोटी बनाएंगे और 6 पे हम बड़ी वाली बनाएंगे, और ये हो जाएगा 4:30। सिमिलरली आप इसमें भी 11:30 को शो करेंगे। सपोज दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी एंड योर बेस्ट फ्रेंड बर्थडे इज इन अक्टूबर। अगर अभी हमें सपोज करना है कि ये जनवरी मंथ चल रहा है, ठीक है, और आपके फ्रेंड का बर्थडे कब है, अक्टूबर में। हाउ मेनी मंथ आर लेफ्ट इन फॉर हिज बर्थडे। उसके जन्मदिन में अब कितने दिन बचे हैं, ये आपको काउंट करके लिखने, कितने महीने बचे हैं ये आपको काउंट करके लिखना है। जनवरी से अक्टूबर तक आप काउंट करेंगे। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 9 महीने बचे हुए हैं अभी आपका फ्रेंड का बर्थडे आने में। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में हमें क्या दिया है, रीड द स्टोरी एंड शो द टाइम इन द क्लॉक्स। हमें एक स्टोरी दी है, उसको पढ़ के और जो क्लॉक्स दिए हैं उसमें टाइम को शो करना है। द शो स्टार्टेड एट 10 o'clock। शो स्टार्ट हुआ 10 o'clock पे, और यहाँ पे देखो इस क्लॉक के नीचे क्या लिखा है, शो स्टार्टेड, यानी इस क्लॉक में हमें शो स्टार्ट होने का टाइम लिखना है। तो शो का टाइम क्या है, 10 o'clock, तो ये हम ऐसे बना देंगे। उसके बाद 1 hour द क्लोन केम। 1 घंटे बाद कौन आया, क्लोन आया। सो 1 घंटे बाद क्या बजेंगे, 11 बजेंगे, तो इस तरह से हम 11 बजा देंगे यहाँ पे। आफ्टर हाफ एन आवर द रिंग मास्टर केम विद लॉयन। उसके आधे घंटे बाद रिंग मास्टर आया, तो आधे घंटे यानी आधा घंटा पास हो गया, यानी 12 से सुई घूम के 6 पे आ गई, तो यानी 11:30 हो गया। सो इस वाले रिंग मास्टर केम वाले क्लॉक में आप क्या बनाएंगे, 11:30 बनाएंगे, ओके। उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर मैजिक ट्रिक्स वर शोन। उसके आधे घंटे बाद मैजिक ट्रिक्स दिखाई। सो अब सुई यहाँ पे मिनट वाली सुई 6 पे है, तो और वो आधे घंटे बाद भी थी तो 12 पे सुई आ गई, यानी कि 12 बज गए, ठीक है। सो दोनों सुई आप इस तरह से 12 पे ही बना के दिखाएंगे, छोटी भी और बड़ी भी, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाए ना हो आपको, इसलिए मैंने ये करके दिखाया। फिर उसके लास्ट में लिखा है आफ्टर 1 hour शो एंडेड, और उसके भी 1 घंटे बाद शो एंड हुआ। सो अब 12 से 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा, 1 बज जाएंगे, तो 1 बजे पे आप यहाँ पे शो को एंड कर देंगे। राइट द नेम्स ऑफ 2 फेस्टिवल विच यू सेलिब्रेट इन ईच सीजन। अब हर सीज़न में कौन से 2 फेस्टिवल्स हम करते हैं उनके नाम लिखने। समर सीज़न में कौन कौन से फेस्टिवल हम करते हैं, एक होली होता है, सो होली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद ईद भी समर में आती है, तो ईद हम लिख सकते हैं। और उसके बाद विंटर में हम कौन कौन से, दिवाली बहुत बच्चों का फेवरेट होता है ना, सब पटाखे छुड़ाते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ भी आती हैं, है ना। सो दिवाली लिख सकते हैं हम यहाँ पे, आप दिवाली लिखेंगे। और विंटर में कौन सा आता है, क्रिसमस कितना फेमस होता है, छुट्टियाँ होती हैं, हम सजाते हैं, वो क्रिसमस ट्री बनाते हैं, उसको सजाते हैं, है ना, गिफ्ट्स मिलते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, आपके स्कूल में भी आते होंगे ना। सो आप यहाँ पे क्रिसमस लिख सकते हैं। रेनी सीजन में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, अभी एक आने भी वाला है, राखी रक्षाबंधन जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त हमारा नेशनल डे ऑफ द इंडिया, सो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
ग्रुप एक्टिविटी, आस्क फॉर अ कैलेंडर फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से आपको एक कैलेंडर लेना है। आस्क ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली व्हेन हिज और हर बर्थडे, और अपने घर वालों के फैमिली मेंबर से आपको पूछना है कि उनका बर्थडे कब आता है। फाइंड द डेट्स इन द कैलेंडर एंड कलर देम इन रेड, और उनके डेट को आपको कैलेंडर में शो करना है, रेड कलर से उसको मार्क करना है। राइट डेट मंथ एंड डे ऑफ ईच योर फैमिली मेंबर्स, और उन सबकी डेट मंथ और फैमिली मेंबर्स के सबके आप उनको मार्क करना है कैलेंडर में। ओके। मैथ लैब एक्टिविटी, टू बी एबल टू रीड टाइम बाय द आवर एंड हाफ पास्ट। मैथ लैब एक्टिविटी में जाके आप ये एक्टिविटी करेंगे जहाँ से आप समय को और भी अच्छे से, और हाफ पास्ट यानी आधा घंटा जब बीत जाए उस समय को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करें। लेट अस रिवाइज। काउंट द फ्लावर्स एंड फिल द नंबर्स इन द बॉक्सेस। फ्लावर्स को हमें अलग अलग फ्लावर्स दिए, हमें ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू, ऑरेंज, और इनको काउंट करके हमें बॉक्सेस में फिल करना है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि रेड कलर वाले कौन से फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 है, टोटल करके हम 9 लिखेंगे। ग्रीन वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ग्रीन फ्लावर्स, यहाँ पे लिख देंगे। अब ब्लू देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऑल्सो 6 फ्लावर्स ब्लू। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे। तो इसे हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग, कि हमें एक पिक्चर दिया था, उसमें से हमने डाटा को कैसे हैंडल किया कि जो डिफरेंट पिक्चर्स थे वहाँ से उनको काउंट किया और एक डाटा तैयार कर लिया कि हमारे पास रेड कलर के 9 फ्लावर हैं, ब्लू कलर के हमारे पास 6 फ्लावर्स हैं, और ग्रीन कलर के हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं, 6 फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट, डाटा हैंडलिंग। वी नो दैट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। हम जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको मैनेज करना हम डाटा उसको कहते हैं। व्हेन वी अरेंज डाटा इन सिस्टमैटिक वे वी कॉल इट डाटा हैंडलिंग। और उसी डाटा को जब हम सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं, उसको सिस्टमैटिक वे में लगाते हैं, तो उसको हम डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। पूजा वेंट टू द मार्केट, बॉट फॉलोइंग आइटम्स फॉर हर बर्थडे, काउंट एंड राइट। अब जैसे एक पूजा लड़की है, उसको अपने बर्थडे पे गई है मार्केट, आप लोग भी जाते होंगे, चीज़ें खरीदते हैं। उसने क्या क्या खरीदते हैं, पहले तो बर्गर खरीदा है, केक खरीदा है और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको काउंट करके यहाँ बॉक्सेस में लिखनी है। जैसे द नंबर ऑफ केक कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। बर्गर्स के कितने नंबर्स हैं वो काउंट करके हम नेक्स्ट में लिखेंगे। और जो कोल्ड ड्रिंक है, कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, फ्रेश है, मुझे माज़ा ज़्यादा पसंद है ना, तो आपको जो पसंद है वो आप मुझे बताएंगे और आप उसको काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। एक्सरसाइज 11.1। जतिन एंड रिया विजिटेड द बीच, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब ये जतिन और रिया 2 बच्चे हैं, ठीक है, इनकी पक्का जून की छुट्टियां चल रही होंगी, तो ये कहाँ गए हैं, बीच पे गए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखो इनके पास कितना सारा स्टफ है। ठीक है, तो अब ये पिक्चर हमने ध्यान से देख ली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब इस पिक्चर के साथ हमें करना क्या है। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ द थिंग्स शोन इन द सीन। सीन को देखना है और जो जो चीज़ें हमें यहाँ बॉक्स में दी है, डाटा हैंडल करने के लिए दिया है, इसको हमें काउंट करके लिखना है। लाइक सीगल्स हमें यहाँ दिया, तो सीगल्स हम गिनेंगे, कितने हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 सीगल्स, तो हम यहाँ पे काउंट करके 3 लिख देंगे। बॉल्स देखेंगे, इस पिक्चर में कितनी बॉल्स हमें दिखाई हैं, सो ओनली 1 बॉल इज देयर, सो 1 लिख देंगे। कोकोनट ट्रीज देखो पीछे कितने सारे कोकोनट ट्रीज हैं, ये आप काउंट करके यहाँ पे इनका टोटल नंबर लिखेंगे। बकेट्स काउंट करेंगे हम, देखो 1 2 3, देयर आर 3 बकेट्स। ठीक है, शिप कितनी है, शिप तो एक ही दिखाई दे रही है, तो शिप भी हम यहाँ काउंट करके लिखेंगे। और स्टार फिश कौन से होते हैं, ये जो स्टार शेप में जो फिश होती है ना, इनको हम स्टार फिश बोलते हैं। सो 1 2 3 स्टार फिश आर देयर, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग। अब हमने एक डाटा तैयार कर लिया, ठीक है, हमने एक टेबल तैयार कर लिया और उसमें हमें जो गिवन दिया हुआ था उससे हमने डाटा को हैंडल किया, मैनेज किया, अरेंज किया। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, तो अब हमें जो सवाल पूछे हैं उसके बेसिस पे हमें जवाब देने हैं कि कितने बच्चे हैं पिक्चर में, तो कितने बच्चे हैं, 1 and 2, सो हम लिखेंगे 2 चिल्ड्रंस आर देयर। हाउ मेनी बकेट्स आर मोर देन द बॉल्स, कि बकेट्स बॉल से कितनी ज़्यादा है, तो बकेट देखो कितनी है, बकेट 1 2 3 है, और बॉल कितनी है, बॉल 1 है हमारे पास। ठीक है, सो कितनी ज़्यादा है, बकेट बॉल से कितनी ज़्यादा है, 2 मोर बकेट्स आर देन बॉल। ठीक है, तो 2
बकेट्स मोर देन बॉल्स लिखना है हमें, ठीक है। हाउ मेनी मोर सीगल्स देन शिप आर, बताना है शिप सीगल्स शिप से कितने ज़्यादा हैं। तो सीगल कितने हमारे पास 3 है और शिप कितनी है हमारे पास 1 है। सो सीगल्स शिप से 2 मोर है, यानी 2 ज़्यादा है। द नंबर ऑफ फ्रूट्स यूज्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, हमें बताना है कि कितने हमें फ्रूट्स के दे हैं, वो टेबल में बताया भी है कि एप्पल कितने हैं 8 है, बनाना कितने हैं 5 है और ऑरेंज कितने हैं 4 है। अब जो हमें डाटा दिया था फ्रूट्स का, जिसमें 8 हमारे पास एप्पल है और 5 हमारे पास बनाना है और 4 हमारे पास ऑरेंज है, उसके बेसिस पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। सो डैश एप्पल आर यूज्ड इन सैलेड, तो कितने एप्पल यूज हुए हैं सैलेड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एप्पल्स यूज हुए हैं सैलेड में। नंबर ऑफ बनाना आर यूज्ड इन सैलेड डैश मोर देन और लेस देन द नंबर ऑफ, तो हमें बताना है कि जो बनाना का नंबर है वो कितना कम है, एप्पल से कितना कम है, तो 3 कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। डैश ऑरेंजेस आर यूज इन सैलेड, अब कितने ऑरेंज का कितना डाटा दिया था, तो देखो ऑरेंज का मैं आपको दिखाती हूँ कितना था 4 था, तो ऑरेंज टोटल कितने थे 4, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। नेक्स्ट, डू यू ईट फ्रूट सैलेड, क्या आप फ्रूट सैलेड खाते हैं, तो वैसे अगर नहीं खाते हैं तो मैं एक बेसिक बात आपको बता देती हूँ कि फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमें फ्रूट सैलेड खाना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट फ्रूट सैलेड ना खा के एक फ्रूट तो दिन में खाना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द एंड आइडेंटिफाई देम, हम उनको देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, टोटल नंबर ऑफ लिविंग थिंग लिखना है। पहले हमें देखना है कि इनमें से लिविंग थिंग कौन सी है। सो पेड़, जो ट्री होता है वो जो लिविंग थिंग है उनको हम सर्कल करेंगे और जो नॉन लिविंग थिंग है उन पे हम स्क्वायर बनाएंगे। सो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये आइडेंटिफिकेशन का अच्छा तरीका है, ठीक है। सो पेड़ जो होता है, ट्री जो होता है वो लिविंग थिंग होता है, वो सांस भी लेता है, वो फ्रूट्स देता है, छाया देता है, उस पर नई पत्तियाँ उगते हैं, तो वो लिविंग थिंग में आता है, ठीक है। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। बटरफ्लाई उड़ती है, सांस लेती है, वो हमारी तरह मतलब एक लिविंग थिंग है, वो सांस लेती है, सब चीज़ खाना खाती है ना। सो वो भी एक लिविंग थिंग है, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। फूल की पत्ती, जब तक एक फूल उसके पौधे के ऊपर है तो वो लिविंग थिंग होता है, लेकिन जब वो अलग हो जाता है तो वो नॉन लिविंग थिंग में आ जाता है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर बनाएंगे। पेंसिल वैसे लकड़ी से बनी होती है और लकड़ी हमें ट्रीज से मिलती है, ट्री नॉन लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन जो पेंसिल होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है। कार अगेन नॉन लिविंग थिंग होती है, ओके। बॉल भी नॉन लिविंग थिंग होती है। और जो जिराफ होता है वो तो हमारी तरह एक एनिमल है ना, मतलब हम एनिमल नहीं है बट जिराफ एनिमल है, ओके। सो जिराफ को हम सर्कल कर देंगे। और ये यहाँ पे एक बच्चा है, बच्चा क्या है, बच्चा तो लिविंग थिंग है ना, और बच्चे के हाथ में क्या है, टेडी बियर है। सो टेडी बियर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। सो टेडी बियर को हम यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे टेडी बियर के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ लिविंग थिंग, टोटल नंबर ऑफ लिविंग थिंग यहाँ पे कितनी है, लिविंग थिंग देखेंगे। सो 1 2 3 4 लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नॉन लिविंग थिंग, अब नॉन लिविंग थिंग बतानी है। सो 1 2 3 4 5, इस टेडी बियर को मिला के हमारे पास 5 नॉन लिविंग थिंग है। थिंक एंड टेल वेदर एयर इज लिविंग और नॉन लिविंग, हमें बताना है कि जो एयर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। एयर जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, क्यों, क्योंकि एयर जो है वो अर्थ का सब्सटेंस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो सांस ले रही है या और कुछ, वो एक सब्सटेंशियल चीज़ है और उसको हम नॉन लिविंग थिंग में कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी, अमित बॉट अ वेइंग मशीन, ही कैलकुलेटेड द वेट ऑफ हिज फ्रेंड एंड मेड अ चार्ट एज शोन हेयर, अजय ने एक वेइंग मशीन ली और अपने दोस्तों का, और अपना अमित ने एक वेइंग मशीन ली और उसने अपने दोस्तों का वेट चार्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है। रीड द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें चार्ट को देखना है और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट वेज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे देखते सबसे ज़्यादा किसका है, अजय है 30, करीना 25, सपना 28, सलोनी 32 और रणवीर 30। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, सलोनी का है। सो हम आंसर में लिखेंगे सलोनी, ओके। हु वेज द लिस्ट, सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हम वेट देखेंगे हमारे पास किसका है, तो सबसे कम है करीना का 25 kg, है ना। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में लिखेंगे करीना।
ओके, विच टू फ्रेंड्स वे द सेम, किन दो दोस्तों का वेट जो है वो सेम है, ये देखेंगे हम। तो कहाँ पे सेम सेम दिखाई दे रहा है, अजय 30 है और रणबीर भी 30 है, तो नेक्स्ट वाले में आप आंसर लिखेंगे अजय एंड व्हाट्स द नेक्स्ट, इट्स रणबीर। सो अजय एंड नेक्स्ट रणबीर जो है उनका वेट सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सलोनी एंड करीना वेट, और सलोनी और करीना के वेट में कितना अंतर है, तो देखो करीना का कितना है 25 है और सलोनी का कितना है 32। 32 में से जब हम लेस करेंगे 25 तो कितना आता है, आंसर आता है 7। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। ओके, चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, इस टेबल को देख के क्वेश्चन आंसर्स को देना है, ठीक है। नूपुर एंड अनुष्का पिक्ड डैश फ्लावर्स ऑल टुगेदर, नूपुर और अनुष्का ने कितने फ्लावर्स उठाए, तो पहले हम नूपुर के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो उन्होंने दोनों ने मिलकर कितने फ्लावर लिए, 21 लिए, ठीक है। ऐसे हम 21 को टिक कर देंगे। दिव्या पिक्ड डैश फ्लावर्स लेस देन कृतिका, दिव्या ने कृतिका से कितने फ्लावर्स, तो पहले हम दिव्या के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसने 8 लिए, और कृतिका ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कृतिका ने लिए हैं 10। तो हमें बताना है कि दिव्या ने कृतिका से कितने लेस लिए हैं। सो 10 लेस 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो हम 2 को टिक कर देंगे। नूपुर पिक्ड डैश फ्लावर्स मोर देन दिव्या, नूपुर ने दिव्या से कितने ज़्यादा लिए हैं, सो नूपुर हम दिव्या के 8 हैं और नूपुर के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल 12 है, और 12 में से 8 जब हम लेस करेंगे सो हमारे पास आंसर आता है 4। द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स पिक्ड बाय ऑल 4 गर्ल्स, अब चारों ने मिला के कितने लिए हैं वो देखते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, अनुष्का के गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। ओके, सो टोटल अब हम देखेंगे कितना, 12 प्लस 10 होता है 22 प्लस 8 इज 30 एंड प्लस 9 इज 39, सो आवर आंसर विल बी 39। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लुक एट द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें डाटा देखना है और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, हमें देखना है कि समर और विंटर में हम कौन कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं। तो हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जो समर वाले हैं उनको सर्कल करेंगे और जो विंटर वाले हैं उनको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्वेटर हम कब पहनते हैं, इसको हम विंटर में पहनते हैं। फ्रॉक हम सर्कल कर देंगे, गर्मी में पहनते हैं। जीन्स हम विंटर में पहनते हैं, ठीक है। जैकेट्स भी हम विंटर में पहनते हैं, और टी शर्ट हम समर में पहनते हैं, इसको सर्कल कर देंगे। और शॉर्ट्स भी हम सर्कल करेंगे क्योंकि हम ये समर में पहनते हैं। तो समर में कितने हो गए 3, विंटर में कितने हो गए 3। विच सीजन हैज़ मोर क्लोथ्स, किस में ज़्यादा हैं, तो दोनों में इक्वल ही हैं, ठीक है। तो हम दोनों इक्वल लिख देंगे। विच इज़ योर फेवरेट सीजन एंड वाई, और कौन सा सीज़न आपका फेवरेट है, तो मेरा तो जून है, और जून आता है गर्मियों में, जून का महीना मेरा फेवरेट है और वो आता है गर्मियों में, समर। सो आप अपने फेवरेट सीजन का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तन्वी रीड 8 स्टोरी बुक, तन्वी ने 8 स्टोरी बुक रीड करी। माना रीड 5, माना ने 5 की एंड काव्या ने 10। दे रीड दीज बुक्स इन 20 डेज, इन तीनों ने मिलकर ये जो बुक्स रीड किए हैं वो 20 डेज में की हैं। हु हैज़ द बेस्ट स्पीड इन रीडिंग बुक्स, किसकी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। अब देखो तन्वी ने 20 दिन में 8 स्टोरी बुक पढ़ी, और मान्या ने 5 और काव्या ने 10, तो स्पीड किसकी अच्छी है, काव्या की अच्छी है ना। सो काव्या ने 20 दिन में 10 बुक्स पढ़ लिए। ऐसे आप नहीं पढ़ पाते हो, मैं तो नहीं पढ़ पाती है ना, आप देखना। सो काव्या की स्पीड तो बहुत अच्छी है। काव्या रीड 2 स्टोरी बुक मोर देन तन्वी, काव्या ने तन्वी से 2 स्टोरी बुक ज़्यादा पढ़ी हैं। डू यू थिंक तन्वी हैज़ द कैपेसिटी टू गेन स्पीडिंग इन रीडिंग, क्या आपको लगता है कि तन्वी भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकती है रीडिंग करने की। सो हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैन तन्वी एंड काव्या बी इक्वली गुड इन रीडिंग स्पीड, क्या तन्वी और काव्या रीडिंग स्पीड में एक जैसे हो सकते हैं। सो बिल्कुल हो सकते हैं, मेहनत करें तो सब कुछ हो सकता है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है ना, मैं भी पढ़ सकती हूँ, आज ही जाके करूँगी मैं, ठीक है। क्रिएट योर ओन टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट फॉर अ वीक एंड एनालाइज इट,
अब आपको खुद से ये देखना है कि आप पूरे वीक में क्या काम करेंगे, करने वाले और नहीं करने वाले, कि एक लिस्ट बनाएंगे, एक डाटा तैयार करेंगे और फिर उसको मैनेज करेंगे और उसको फॉलो भी करना है। लेट अस थिंक। इन्वायरमेंटल लिटरेसी, गो ऑन नेचर वॉक एंड कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। आपको एक वॉक पे जाना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्ते, बहुत सारे पेड़ होते हैं ना अलग अलग टाइप के, उन पत्तों को आपको पिक करना है। ऑब्जर्व एंड सॉर्ट द लीव्स बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके शेप के ऊपर आपको उनको सॉर्ट करना है, अलग अलग करना है। काउंट एंड लीव्स एंड मेक अ टेबल टू रिप्रेजेंट द डाटा, और आपको उनका एक डाटा तैयार करना है। क्रिएट योर ओन मास्टरपीस ऑफ आर्ट यूजिंग दीज लीव्स, और उन लीव्स से फिर आपको फेंकना नहीं है, एक मास्टरपीस बनाना है। एक आप उससे एक वो बना सकते हैं, कोई भी शो पीस वगैरह जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैथ लैब एक्टिविटी टू हैंडल डाटा, ये आपको अपनी मैथ लैब में जाके करनी होगी, जहाँ पे आप डाटा को और अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख सकते हैं। और इस चीज़ को आप अपने घर में भी हैंडल करना सीख सकते हैं, लाइक छोटी मोटी चीज़ों से। जैसे घर में कपड़े हैं तो कपड़े हम कहाँ रखते हैं, अलमीरा में रखते हैं, वो भी एक डाटा मैनेज करना होगा। बुक्स को आप उठा के अपनी बुक शेल्फ में रखेंगे, वो भी डाटा मैनेज करना होगा ना। तो ये सब चीज़ें भी हमें डाटा हैंडलिंग का अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाती हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप